करें शुरू बेटा। सो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ऐसे थोड़ा आवाज में जोश होना चाहिए ना, करंट होना चाहिए। ऐसे कोई हम लोग बिना जोश के कोई मतलब मंजिल फतेह थोड़ी कर पाएंगे। ठीक है, जोश रखो, खुल के रहो और अपने आप को हर पॉइंट पे एक्सप्रेस करो। कहीं भी मतलब अपने विचारों को अंदर लेके घुलते हुए मत रहो। एक्सप्रेस करो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, किसी को कुछ बता दोगे, किसी के सामने कुछ बोल दोगे, तेज बोल दोगे, धीरे बोल दोगे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसको बना के रखो। शुरू करते हैं इस मीटिंग की। जैसा कि हम लोगों ने एक ट्रेडिशन यहाँ पे स्टेब्लिश किया, लास्ट 2 मंथ्स से हम लोगों ने पहले प्लानिंग की और उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया मंथली एक मीटिंग। एक बार महीने में एटलीस्ट हम लोग ग्रुप में मिले और डे टू डे तो हम लोग मिलते ही रहते हैं और वो तो जारी रहेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन करने के हमारे बीच में, मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स के बीच में कई तरह के मीडियम हैं यहाँ पे। आप लोग देखते हो कि एक प्रोग्रेस रिपोर्ट के थ्रू हम लोग डेली कम्युनिकेट करते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट में अगर कोई एनोमली होती है, कहीं कोई इश्यू होते हैं, तो हम लोग इंडिविजुअली बैठ के ऑफलाइन मीटिंग भी करते हैं। उसके अलावा भी कोई स्ट्रेटेजिकली कोई कोई प्लानिंग से रिलेटेड कोई इश्यू है, कोई कंटेंट से रिलेटेड इश्यू है या कोई गाइडेंस मेंटरिंग का कोई इश्यू है, तो हम लोग मिलते ही रहते हैं। पढ़ना देखो, आप लोगों को पता है कि बच्चों का ही काम होता है। रेस में तो रेस हॉर्स ही दौड़ेगा, है ना। तो रेस हॉर्स तो आप लोग ही हो, आप लोगों को दौड़ना पड़ेगा। और अल्टीमेटली जैसा कि हमारा मोटो भी है और हम लोग कहते भी हैं कि सेल्फ स्टडी ही प्रिवेल करेगी, है ना। सेल्फ स्टडी करेंगे बट सिस्टमेटिक सेल्फ स्टडी करेंगे। सेल्फ स्टडी करेंगे बट सपोर्टेड सेल्फ स्टडी करेंगे। सपोर्टेड में आप लोगों को क्या होगा कि कहीं से आप लोगों को वेंचर करने की या आप लोगों को कहीं से टाइम स्पेंड करोगे, यूट्यूब से लोगे, किसी 10 तरह के लोगों से अलग अलग गाइडेंस लोगे, तो आपका टाइम खराब हो जाएगा और 1 साल के अंदर आप लोग ये टास्क नहीं कर सकते। इसलिए जिसके पास एक्सपीरियंस है वहां से आप अपना विजडम उनका इस्तेमाल करो और दौड़ आप लोग लगाओ। ठीक है, यही मैंडेट है। तो लास्ट वाली मीटिंग में हमने दोबारा डिसाइड किया था, 3 ही पॉइंट के ऊपर हमारी बात हुई थी कि रिपोर्ट कौन सबसे ज्यादा शेयर करता है, ऑफलाइन डीपीपी कौन सबसे ज्यादा करता है, और थर्ड कौन सा था, अटेंडेंस। ऑब्वियसली कंप्लायंस के 3 ही पोर्शन है अभी तक। नेक्स्ट ईयर से कुछ और भी सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। तो इन 3 पोर्शन को अगर मैं देखूं तो कंप्लायंस रिपोर्ट को मैं एक बार आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूं। ग्रुप्स में ऑलरेडी कंप्लायंस रिपोर्ट जा चुकी है। ठीक है, तो ऑफलाइन डीपीपी के मामले में इस बार सबसे ज्यादा है सिद्धार्थ। क्लैपिंग्स फॉर सिद्धार्थ। 34 मतलब पर डे 1 ऑफलाइन डीपीपी के हिसाब से काम हुआ है, एक से ज्यादा के हिसाब से काम हुआ है। गुड सिद्धार्थ, कीप इट अप, इसको आगे ऐसे ही जारी रखो तुम। और दूसरे नंबर पे प्रांजल और तीसरे पे आरती। कम डीपीपी होते हुए भी इन्होंने दोबारा इसका पीछा छोड़ा नहीं है ऑफलाइन डीपीपी का। तो हाँ, साथ में ऑफलाइन टेस्ट भी चल रहे हैं, मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं। चलो खैर, इनको एज है कि इनका सिलेबस हो चुका है, इसलिए अब इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे ना। फिर भी क्लैपिंग्स बनती है कॉन्जिक्यूटिवली, लगातार इनके एफर्ट्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, और भी बच्चों ने काफी अच्छा किया है। अनुज ने भी अच्छा किया है, यश अग्रवाल ने भी अच्छा किया है इस बार, उमेश ने भी अच्छा किया है, कनिष्का ने बहुत अच्छा करा है। अरे कनिष्का तो ये तो 4th पे तो यही है। हाँ हाँ, 19 डीपीपी है कनिष्का के लिए क्लैप। 19 डीपीपी इस बार कनिष्का की। और थोड़ा कम है, 5 से कम वालों को तो फिर कम ही मानेंगे, है ना। उनके लिए अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो दूसरे पोर्शन पे आ जाते हैं। दूसरा जो हमारा पैरामीटर था, रिपोर्ट शेयरिंग का पैरामीटर था। रिपोर्ट शेयरिंग में सबसे ज्यादा रहा है अनुज और उमेश कंबाइंडली 31 आउट ऑफ 31। ग्रेट, एक भी दिन मिसिंग नहीं है, एक सिंगल डे मिसिंग नहीं है। बहुत ही बढ़िया कंप्लायंस है। ठीक है, और उसके अलावा फिर 2 बच्चे कंबाइंडली फिर आते हैं 30 पे, सिद्धार्थ और तोसी। इनके लिए भी क्लैपिंग। 31 एंड 30। एक दिन कैसे मिस हो गया बेटा तुम्हारा? अच्छा, तुम्हारा 31st वाला इंक्लूड नहीं करा मैंने, है ना, ये हो सकता है, इसलिए 31st को अपन ने जल्दी बना दिया था ना। ये रात को भेजता है। अच्छा, लास्ट की एक डीपीपी भी थी। चलो ठीक है, वैसे भी अच्छा किया, डीपीपी में फर्स्ट ही आ रहा है तो अब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से करके ये 4 बच्चे होते हैं। बाकी देखो 29 के ऊपर भी है, गरिमा भी है और आयुष शरण भी है। 27 पे यश पवार भी है। उसके अलावा 19 पे है, 14 पे है, और फिर 11 के फिगर, ये 9 के फिगर ये भी आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंप्रूव कर लो, इसको इंप्रूव कर लो। आगे से कोई कंपल्सन नहीं है, आप लोगों को कंपेल नहीं करा जाएगा। हैबिट डेवलप करने के लिए लास्ट 3 मंथ से एक्सरसाइज चल रही है
और अब आप लोग सेल्फ सस्टेनेबल मोड में खुद ही इस काम को करते रहेंगे। अब मैं बोलूंगा नहीं आप लोगों को, ठीक है? अगले 3 महीने कोई अपनी मीटिंग भी नहीं होनी है, गैदरिंग भी, और आप लोगों को ग्रुप में किसी तरह का कोई अलग से एप्रिसिएशन या किसी को डिमोटिवेट करना, इस तरह का कोई काम नहीं होगा। वैसे भी अपने इंस्टीट्यूशन में डिमोटिवेट करने वाला काम तो है ही नहीं, है ना? एप्रिसिएशन बनता है तो थोड़ा बहुत, और वो भी मार्क्स के बेसिस पे नहीं करते, आपको पता है, ठीक है? कंप्लायंस तो मैंडेटरी है बेटा, कंप्लायंस नहीं होगा तो फिर मार्क्स आ नहीं सकते, वो तो प्री रिक्विजिट है, उसको करना ही करना होता है। अटेंडेंस के मामले में देखो, 3 बच्चे 31 पे हैं, आरती है, उमेश है और सिद्धार्थ है। क्लैपिंग तीनों के लिए। 31 आउट ऑफ 31। देन 30 पे भी है, यश अग्रवाल है, प्रांजल है, और 29 पे भी है बच्चे, अनुज है, यश पवार है, और बाकी अच्छी है, अटेंडेंस काफी अच्छी है, लेकिन जिनकी अच्छी नहीं है वो लोग सोच लें, वो लोग आगे अपने आप को इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करें, और किसी को दिखाना नहीं है अपने को, ये सारी चीजें अपने को अपने लिए ही करनी है, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए करनी है, ठीक है? हमें लगता है बेटा, हमें लगता है कि हम घर पे भी कर लेंगे, हम सिस्टम के बिना भी कर लेंगे, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेडिकेशन अगर हुआ होता तो ये सिस्टम ही फॉलो हो जाता, फिर तो घर वाली बात ही नहीं आती ना। फॉलोवर जो सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, और एक एक ऑर्डिनरी जिनका आईक्यू होता है, वो भी थ्रेशोल्ड को अचीव कर जाते हैं। और अगर सिस्टम फॉलो नहीं करते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आईक्यू भी है, तो भी वो थ्रेशोल्ड अचीव नहीं कर सकते। ये तो हमारा एक्सपीरियंस है, पिछले कई सालों का, 30 साल से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं तुम्हारी इसी एजुकेशन की फील्ड के अंदर ही, ठीक है? तो सिस्टम को फॉलो करना, एक ऑर्डिनरी, एक मीडियम लेवल का आईक्यू होना, और इंडिया का किसी भी तरह का, इवन वर्ल्ड का किसी भी तरह का टफेस्ट कंपटीशन क्रैक कर लेना आराम से किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि ये 2 चीजें हो। तो इस कंप्लायंस पे आप लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि आगे काम करते रहेंगे। और आज का जो सेशन है अपना, कंप्लायंस तो सिर्फ दिखाने के लिए था कि ये हुआ है। नेक्स्ट मंथ से तो सिर्फ ये रिपोर्ट शेयर होगी, नेक्स्ट मंथ से मीटिंग नहीं होगी, डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ ग्रुप में एक रिपोर्ट आ जाएगी चुपचाप से कि भैया ये देख लो कि तुमने क्या किया है, ठीक है? ओके, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। कंप्लायंस रिपोर्ट के बारे में इतनी बात करनी थी मुझे आज। अब बात करेंगे हम लोग, आप लोगों से भी बात करेंगे इंडिविजुअली। उससे पहले लास्ट 3 क्रूशियल मंथ्स आ चुके हैं। जिन बच्चों का नीट का पेपर है, उनके लिए लास्ट 90 डेज का टाइम आ चुका है, और लास्ट 90 डेज के टाइम को मैं इस तरह से मानता हूं कि पूरा ये साल एक तरफ और ये लास्ट के 90 डेज एक तरफ। अगर 90 डेज में तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया और डेडिकेट होकर तुम लोगों ने काम कर लिया, तो तुम याद करोगे कि पूरे साल में उतना काम नहीं कर पाए जितना हम लोगों ने इन 90 डेज के अंदर कर दिया, और वही तुम्हारी सक्सेस का कारण बनेगा। अच्छा, वो लोग भी भुलावे में ना रहे जो पूरे साल से काम करते आ रहे हैं और लास्ट में 90 डेज को कहीं ग्रांटेड ले ले, ये बहुत गलत हो जाएगा। लास्ट के 90 डेज में तो एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, घटने का कोई रीजन नहीं है। और वो बच्चे जो इस साल नीट का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, 11th में है, या बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, या नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो उस लेवल की प्रिपरेशन अगर नहीं है, वो कहीं अपने आप को मान के चल रहे हैं, तो वो भी यही मान के चले कि लास्ट के 90 डेज को अपने कलीग्स जितने भी हैं जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उन्हीं की तरह से काम करते हुए हमें मैक्सिमम आउटपुट लेना है लास्ट के 90 डेज का। मान के चलो कि तुम्हारा एग्जाम ही है, ठीक है? इस तरह से तुम्हें लास्ट के 90 डेज में काम करना है। क्या काम करना है, क्या किया जा सकता है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी लास्ट के 90 डेज में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा यहाँ पे हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, बट कहीं स्मार्ट वर्क नहीं करने की वजह से अपना टाइम स्पॉइल कर रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए, कौन कौन से कोर एरियाज हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए? हालांकि आज मैंने एक छोटा सा प्लान तुम्हें, क्योंकि मोनोटोनी होती है, मैं तुम्हें बताता रहता हूँ, तुम लोग सक्सेस बच्चों के मुंह से भी सुनना चाहते हो ना कि उन लोगों ने कैसे किया, उस बात को फॉलो करने से शायद तुम्हारा पाथ थोड़ा इजी हो जाए। हितेन से मिले थे हम लास्ट मंथ में, तो हितेन से आप लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होंगी आई थिंक। तो ऐसे ही 2 बच्चे हमारे साथ अभी हैं, हर्ष और स्वाति भी हमारे साथ हैं। कोइंसिडेंटली इनकी छुट्टियां हुई हैं, ये बच्चे आए हुए हैं दोनों। तो इनसे भी मैंने वो कोर एरियाज जो रेलिवेंट हो सकते हैं इस नीट 2026 में, उनके बारे में 11 पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, और ये अपनी गट फीलिंग से बता देंगे कि इसमें क्या करना चाहिए, ठीक है? वो तुम अपनी फ्रीक्वेंसी से मैच करके देख लेना, तुम्हें कैसे सूट करता है, तुम्हें जैसे सूट करता है वैसे उसको अप्लाई कर लेना, सिंपल सी बात है, ठीक है? मेरी तरफ से स्ट्रेटजी जो है उसमें 4 पॉइंट आते हैं। रिवीजन कैसे करना है, क्वेश्चन कौन से देखने हैं तुम्हें अभी, ठीक है, और वीक एरियाज पे कैसे काम करना है, और फाइनली
मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने हैं। मैं सिर्फ 4 ही चीजों के ऊपर बात करूंगा, बाकी जो सेलेक्टेड बच्चे हैं वो बात करेंगे, ठीक है। और आप लोगों के भी फीडबैक लिए जाएंगे, आप लोग क्या कहना चाहते हो, मैं 1 बाय 1 आप लोगों से भी मिलने वाला हूं आज। तो देखो मेरी तरफ से अगर मैं रिवीजन की बात करूं तो कोशिश ये करो लास्ट के 90 डेज में कि ज्यादा नए मटेरियल में वेंचर मत करो, ज्यादा नए मटेरियल में वेंचर मत करो। अगर अभी तक तुम्हारी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई है, कोशिश करो कि पुराना कंटेंट तुमने कोई भी कहीं से भी बनाया होगा, नोट्स बनाए होंगे, वन शॉट से बनाए होंगे, फुल से बनाए होंगे, डजेंट मैटर, कोई कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी बनाए होंगे, रिवाइज करो राइट वे और उसके ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अपनी वीकनेस को फाइंड आउट करो और उसको फिक्स करो। उसी चीज को बार बार रिवाइज करो, आपको बेनिफिट होगा। अगर आप अब नए लेक्चर लेके नया मटेरियल ऐड करने की कोशिश करोगे तो आप लोग माइंड मत करना, यू आर टू लेट। इस काम के लिए आप लेट हो, नीट के एग्जाम के लिए लेट नहीं हो आप। नीट 2026 में सफिशिएंट डेज है, 90 डेज तो बता रहा हूं ना, पूरे साल के बराबर है, ये कम नहीं है। लेकिन अभी भी वो वाली फील गुड लेने की कोशिश कर रहे हो कि बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाए, सुंदर सुंदर नोट्स बनाए और इनको पढ़ लेंगे बाद में, वो वक्त कभी नहीं आएगा। वो वक्त आएगा नहीं एक्चुअली रिवीजन करने का और नए नोट्स को पढ़ने का। तो इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों ने एक बार भी नोट्स नहीं बनाए लाइफ में, उनके लिए तो देखो मैंडेटरी है, उनको तो करना ही पड़ेगा। वो चाहे उसकी फोटोकॉपी प्रिंट आउट लें या बनाए या समझे, जैसा भी करना चाहे करें, करना ही पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने एक बार भी कर रखा है, मुझे अभी आयुष मिला था थोड़ी देर पहले, उसकी तबीयत खराब चल रही है, 2 घंटे वो रुक नहीं सकता था, एक्चुअली एसिड रिफ्लेक्स की दिक्कत रहती है उसको, तो उसको मैंने भेजा। तो उसका भी यही कहना है कि सर अब टाइम कम होने की वजह से मैंने कुछ वन शॉट लिए, कंपेयर करके देखा, वो वन शॉट में एक भी कंटेंट ऐसा नहीं था जो मेरे फुल 12-12 लेक्चर के चैप्टर में लेक्चर होते हैं उनमें, और उनमें जब कंपेयर किया तो पता चला कि सब कुछ है। जब सब कुछ है, मैं तो कहता हूं 90% है तो भी 100% हो जाएगा। लेकिन वो 90% क्या तुम्हें पूरी तरह से याद है क्या? पहले नए नोट्स बनाने से पहले ये सोच लेना, क्या वो 90% जो तुमने बनाया था कभी, क्या वो तुम्हें पूरी तरह से ग्रास्प है क्या? क्या उसके मल्टीपल रिवीजन हो गए क्या? क्या उसको बेस बनाते हुए तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे कि नहीं करे बहुत सारे, और फिर उसके बाद जो मिस्टेक्स थी उनको एनालिसिस किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो अब कर लो, नोट्स वही काम में ले लो, मिस्टेक्स करो, एनालिसिस करो, रिवर्स इंजीनियरिंग से नोट्स अपडेट कर लो, 90% का 100% हो जाएगा, ठीक है। तो अपने नोट्स को ही इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ जाओ अगले 90 डेज के अंदर। अब क्लासेस के साथ जो पैसिव स्टडी के साथ तुम्हारा जो एक इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, उससे थोड़ा मेनिया से बाहर निकल के आ जाओ। ये पैसिव स्टडी है ना, बड़ी आसान लगती है, एक लैपटॉप रखा है सामने, आराम से सर बोले जा रहे हैं, इधर से हम नोट्स लिखे जा रहे हैं, दिमाग पे कोई स्ट्रेस है क्या? किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है, मूवी देख रहे हो, बंद कर दो, ठीक है, बंद कर दो। और वो तो बंद नहीं कर सकते जिनकी क्लासेस चल रही है, मैं उनके लिए नहीं कह रहा, मैं स्पेसिफिकली उनके लिए कह रहा हूं जिनके पास ऑलरेडी नोट्स है, 90% तक भी अगर वो कंप्लीट है तो आप क्वेश्चन करके उनको रिवाइज करके उनको 100% अपडेट कर सकते हो, ठीक है। 2 बच्चों ने देखो हमारे साथ ऐसा ही किया है, उसका नतीजा भी हमें मिला है, रिजल्ट मिला है। प्रांजल और आरती ने जो किया है वो यही किया है कि इनके पास नोट्स थे ऑलरेडी। नोट्स तो तुम सब लोगों में पास थे, ऐसा नहीं है, नोट्स सबने लिखे हुए हैं, किसी ने कम लिखा हुआ है, किसी ने ज्यादा। क्या तुम्हारे नोट्स कंप्लीट थे बेटा? नहीं थे ना, कंप्लीट थे आरती नोट्स? कुछ चीजें कंप्लीट नहीं होती, वो कभी नहीं होती, वो कभी हो ही नहीं सकती। जब तुम मतलब पूरा रिसर्च करके मटेरियल लिख लोगे तब भी जीवन में कभी नोट्स कंप्लीट नहीं होंगे, कभी होते नहीं है। अच्छा, नोट्स बनाने से एक थोड़ा सा फील गुड आ जाता है, मेरे नोट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हो, आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं और आपको जवाब मिलता है कि शायद ये नोट्स भी डेफिशिएंट है। तो क्या नोट्स डेफिशिएंट होते हैं या आपकी अप्रोच में कोई डेफिशिएंसी होती है? मेरा मानना है आपकी अप्रोच में डेफिशिएंसी होती है, नोट्स कभी इनसफिशिएंट नहीं होते। अच्छा, साल की जब शुरुआत होती है तो कैसे पढ़ते हैं? आराम आराम से पढ़ेंगे, एक चैप्टर को 10 दिन लेंगे, ऐसा कर देंगे 720 नंबर आएंगे। आते भी हैं, देखे भी है मैंने बच्चों के। पहला जो यूनिट टेस्ट हुआ ना इस साल का, 710 720, कहां हो भाई तुम, कहां हो 720 वाले? तो इसका मतलब आपको एक यूनिट टेस्ट में 720 या 710 लाने से काम नहीं चलने वाला, ये मैराथन है ना, इसको लंबी रेस है। इसमें आपको दौड़ते हुए बैलेंस बना के चलना होगा और पूरी साल में वो प्लानिंग, वो स्ट्रेटजीज जो आपको सूट करती है कस्टमाइज मैनर में, उनको सबको आपको इनकलकेट करना पड़ेगा।
तो आप 90 डेज में भगवान के लिए ये गलतियां अब मत करना, इनको छोड़ दो, ठीक है। मेरा कहा तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि क्या पता सर को कोई एक लिमिटेड नॉलेज हो, नहीं ऐसा नहीं है बेटा। बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, कितने सारे कंपटीशन दिए हैं, उनका सबका विजडम है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। और मुझे हर बच्चे का मालूम है कौन क्या कर रहा है। तो जिस जिसको जो जो बात लगती है लेते रहो आज, है ना। जिस जिसको जो बात लगे दिल को ले लो, फायदा होगा इसका। तो ये तो था कि अपने नोट्स जो भी है आपका कंटेंट है उसको रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम्स करो, और उसी में से आप लोग अपना रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको अपडेट कर लो, क्वेश्चन ज्यादा करने का प्रयास करो, ठीक है। नेक्स्ट था मेन क्वेश्चन कौन से होने चाहिए, किस पे फोकस करें हम। देखो जिसको बिल्कुल टाइम नहीं है, जिसको लगता है कि भाई मेरा तो नोट्स ही कंप्लीट नहीं हो पा रहे, मेरे से तो रिवीजन ही नहीं हो पा रहा, अभी मेरे पास बहुत कम टाइम है। एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी विनर हो सकता है यहां से और कोई भी लूजर हो सकता है। कोई अपने आप को बहुत सुपर ना समझे और कोई अपने आप को कोई इंफीरियर ना समझे, ये सच्चाई है। ये भूल करते हैं बच्चे, लगने लगता है कि हमने तो अभी अर्ली स्टार्टिंग करके और अर्ली ये काम कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहां से आपको करना क्या है, अपने अकॉर्डिंग अपना पैटर्न बनाना है, कौन से क्वेश्चन आपको करने कौन से नहीं करने। बट बेयर मिनिमम कौन से क्वेश्चन होने चाहिए। क्या पीवाईक्यू आपके क्वेश्चन बैंक में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। पीवाईक्यू एटलीस्ट 10 ईयर्स के इतने तो होने चाहिए। 10 ईयर्स के पीवाईक्यू को करना ही सफिशिएंट नहीं है, उसके पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट थे, अगर कहीं लैकिंग आ रही है तो उनको जाके ठीक कर लो, उनको जाके ठीक कर लो। अगर पीवाईक्यू करने में भी तुम 100% सक्सेस हो तो तुम सिलेक्शन के करीब हो। जिन लोगों ने कम किया है अभी तक, उन लोगों के लिए गुड न्यूज है कि अगर तुम पीवाईक्यू सारे कर पा रहे हो, तुम सिलेक्शन के बहुत नजदीक हो। अब किसी ने सिर्फ पीवाईक्यू तो 100 होंगे, कोई कहता है कि मैंने तो 800 क्वेश्चन करे इस चैप्टर के। 800 वाला ज्यादा करीब नहीं है, 100 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट जिसके ठीक है वो करीब है सिलेक्शन के। तो इसलिए पीवाईक्यू मैंडेटरी है, पीवाईक्यू आपको फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर लेके चलना है। सेकंड प्रायोरिटी पे आपकी ऑनलाइन डीपीपी होनी चाहिए मेरी नजर में, और थर्ड प्रायोरिटी पे मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए एटलीस्ट 1 ऑफलाइन डीपीपी होनी चाहिए। मुझे कैसे सेटिस्फेक्शन आएगा, तुमने पीवाईक्यू कर लिए, तुमने ऑनलाइन डीपीपी कर ली, तुमने सब कुछ कर लिया, अब मुझे क्या पता तुम कितने पानी में हो। तो मुझे भी तो, मैं भी तो सिस्टम का पार्ट हूं ना, हम लोग सारे मिलके ही तो इस सिस्टम को रन कर रहे हैं। तो मुझे कोई सेटिस्फेक्शन के लिए आप कुछ तो बताओगे। 1 डीपीपी, 2 डीपीपी, 3 डीपीपी, जितना आपके पास टाइम है उतना काम करो, ठीक है। तो इसलिए ये 3 प्रायोरिटी एरियाज है। ऑफलाइन डीपीपी, ऑफलाइन करने की आदत भी पड़ेगी, डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन करने की आदत भी पड़ेगी, और साथ में पीवाईक्यू करोगे तो पैटर्न का मालूम चलेगा, इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, इन पे फोकस करना है। देन हमें बात करना है वीक एरिया फिक्सेशन पे। अब वो टाइम आ चुका है जिसमें बेयर चैप्टर्स को फॉलो करने की बजाय माइक्रो प्लानिंग के थ्रू वीक टॉपिक्स के ऊपर शिफ्ट हो जाए। टॉपिक्स का मालूम होना चाहिए आपको। देखो एक एक बार चैप्टर तो सब लोगों ने टच कर ही लिए, और जिन्होंने नहीं करे वो अब कर लेंगे, लेकिन 70% तो वो भी कर चुके। तो अगर चैप्टर टच हो चुका है तो चैप्टर में वीक एरिया कौन सा था ये तो मालूम ही नहीं करा। हर बार जब चैप्टर को पढ़ते हैं तो वही स्ट्रॉन्ग एरियाज को पढ़ के खुश होते रहते हैं, क्वेश्चन ठीक नहीं होते, बार बार एक ही जगह से गलत होते रहते हैं। लेकिन वीक एरियाज को कैसे फाइंड आउट करोगे, उसका एक तरीका मैं आपको बताऊंगा। सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा शॉर्ट टूल बना दिया है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। वीक एरिया फिक्सेशन करना अभी से स्टार्ट कर देंगे। डेली एक टॉपिक भी अगर हमने फिक्स किया तो भी अभी 90 डेज है। 90 टॉपिक फिक्स करने का मतलब ही गारंटी होती है कि 30 से 40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ठीक करके आ जाओगे उन कोर एरियाज पे जो आपकी वीकनेस है, उन्हीं के ऊपर काम करना है, ठीक है। डेली का अगर एक वीक टॉपिक को भी सेलेक्ट करके उस पर काम कर लिया जाए तो 90 डेज में 40 क्वेश्चन आप अलग से ठीक कर सकते हो, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। देन मॉक टेस्ट और रिवर्स इंजीनियरिंग की बात करें तो देखो मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ जो प्लान अभी बने हुए हैं ऑलरेडी बच्चों से इंडिविजुअली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सारे प्लान अलग अलग ग्रुप से, कुछ बच्चों ने अभी अपने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए, कुछ बच्चों के मॉक टेस्ट स्टार्ट होने हैं 2 मार्च से, 2 मार्च से। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी अलग है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 11th में है, उनकी स्ट्रेटजी अलग है। सबकी 90 डेज की स्ट्रेटजी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो जो बच्चे अभी मॉक टेस्ट देना शुरू कर चुके हैं उनको तो वीक एरियाज पे ही काम करना है, और बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतनी बार टेस्ट देने के बाद जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो बार बार आपको वही रिपीटेशंस हो रहे हैं।
तो अपने वीक एरिया को फाइंड आउट करो और मेनली उनके ऊपर काम करो और फिर दोबारा चेक करो अगले टेस्ट में कि अब क्या वो क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, उन पे शिफ्ट हो जाओ। जिन बच्चों के 2 मार्च से स्टार्ट होने वाले मॉक टेस्ट, वो भी अभी से वीक एरिया के ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। अभी से एक एक वर्टिकल ये भी ले लो आप साइड में कि मुझे डेली एक वीक एरिया भी फाइंड आउट करना है और साथ में मेरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो उनका ऐसे हो सकता है, वो 2 मार्च आने से पहले पहले अपने वीक एरिया फाइंड आउट करके उनको ठीक कर लेंगे, और जिन बच्चों के मॉक टेस्ट अभी से चल रहे हैं वो उन टेस्ट के साथ कर लेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं होगा। मॉक टेस्ट देने के बाद में उस टेस्ट से आपने क्या कंक्लूड किया, क्या निकाला आपने उस टेस्ट में से, उसको कैसे आपने एनालिसिस किया, और फाइनली क्या एनालिसिस करने के बाद उस मिस्टेक को नेक्स्ट मॉक टेस्ट में रिपीट करोगे या नहीं करोगे, ये मायने रखेगा। तो मॉक टेस्ट देने के बाद पीछे पड़ जाओ उस टेस्ट के कि अब इसमें जो मिस्टेक हुई है ना, इसको तो इतना जबरदस्त इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि जिंदगी में ये गलती दोबारा नहीं होगी, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 99% of the students who are attempting mock test, they are not bothering about the serious analysis of that paper. यही रीजन है। कोई कहता है मैंने 100 मॉक टेस्ट दे दिए, कोई फायदा नहीं है 100 मॉक टेस्ट देने का। मॉक टेस्ट तो 20 भी दे दो, 10 भी दे दो, बहुत है, लेकिन उनमें से निकाला क्या तुमने? एक तो तुमने पीवाईक्यू में से क्या तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, दूसरा मॉक टेस्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग। और मॉक टेस्ट की क्यों जितनी डीपीपी देते हो, जो भी करते हो, क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ, ये वाली किलिंग इंस्टिंक्ट आ जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मॉक टेस्ट का तुम्हें एक वीक एरिया फाइंड आउट करने का एक छोटा सा टूल बता देता हूं, मैं तुम्हारे साथ शेयर भी कर लूंगा। छोटा सा टूल है, तुम लिख के अपनी कॉपी में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सिस्टमेटाइज हो तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। आप लोगों को बार बार लिखना, बार बार करना, ये सारे काम नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग क्या है, आधे तो एडटेक के अंदर हम लोग ऑफलाइन भी हैं, बट ऑनलाइन तो है ही ना हम लोग। तो ऑनलाइन के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं उसको तो ले ही सकते हैं ना। ठीक है, तो ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए ये क्या देख पा रहे हो आप लोग? फिजिक्स के चैप्टर नजर आ रहे हैं, इधर आपको सारे टॉपिक्स नजर आ रहे हैं हर चैप्टर में, ऐसे कंप्लीट है ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। टॉपिक वाइज आपको सब कुछ मिल गया। करना क्या है, जब भी आप जो भी पढ़ रहे हो, कोई टेस्ट दे रहे हो, डीपीपी दे रहे हो, या कोई चैप्टर अगर आप रिवाइज कर रहे हो, तो आप एक बार सोच के देखो इस चैप्टर में मेरा वीकेस्ट एरिया कौन सा है, वीकेस्ट टॉपिक कौन सा हो सकता है। डेट ऑफ सिलेक्शन, उस टॉपिक को सेलेक्ट कर लो और यहां पे डेट डाल दो। उस टॉपिक के अगेंस्ट में क्या डाल दो, डेट डाल दो। डेट डाल दिया, अब जब भी इस सीट को खोलोगे तुम्हें अपने वीक टॉपिक दिखते रहेंगे। एक काम और भी कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग टॉपिक के आगे भी डेट डाल सकते हो। डेट नहीं, उसमें लिख दो स्ट्रॉन्ग, और वीक के आगे लिख दो वीक, लेकिन वीक वाले में डेट डालो। डेट नहीं डालोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कब डेट डाली थी और कब फिक्स किया। वीक वाले में डेट डालो, स्ट्रॉन्ग वाले के आगे क्या लिख दो, स्ट्रॉन्ग। अगर तुमने स्ट्रॉन्ग लिख दिया, इसका मतलब इसका क्या करना है, जब भी कोई टेस्ट आएगा इसको तो क्विक रिवीजन देना है, मालूम है। लेकिन वीक वालों को तुम्हें डेट डाल दो, और डेट डालने के बाद जिस दिन भी टाइम मिलता है उस दिन उस टॉपिक को उठाओ, अच्छे से फिक्स कर दो। और ज्यादा अच्छे से फिक्स करना चाहते हो तो मेरे से पर्टिकुलर उस टॉपिक की एक ऑफलाइन डीपीपी ले लो, 30 क्वेश्चन। एक टॉपिक में 30 क्वेश्चन से ज्यादा क्या ही करोगे तुम, हर तरह के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पर्टिकुलर टॉपिक की 30 क्वेश्चन की ऑफलाइन डीपीपी ले लो, हो जाएगा फिक्स। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। जिस दिन तुम डेट ऑफ सिलेक्शन वीक सेलेक्ट कर दिया और डेट ऑफ कंप्लीशन, जिस दिन तुमने उस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया उस दिन डेट डाल देना, तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ मैंने आज सेलेक्ट किया, कितने दिन में उसको फिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये कंप्लीट बेटा टूल बना हुआ है, इसका इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। तुम कॉपियों में लिख लिख के इधर उधर छोड़ देते हो, फिर वो पन्ने इधर उधर बिखरते पड़ते हैं, पता नहीं चलता कहाँ चला गया, कौन सा वीक था, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग था, क्या था, कुछ नहीं मालूम। तुम चाहो तो स्टार रेटिंग भी कर सकते हो अपने टॉपिक्स की, 1 घंटे का टाइम लगेगा। तुम चाहो तो हर टॉपिक के सामने ट्रिपल स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, और ये ग्रेडिंग भी कर सकते हो। तुम ग्रेडिंग भी कर सकते हो कि ये तो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट है, 5 स्टार से शुरू कर दो, 5 4 3 2 1, और वीक कुछ भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कर लो, क्या दिक्कत है। मुझे कहोगे तो मैं सिस्टम बना दूंगा,
लेकिन अभी के लिए क्योंकि 90 डेज है, ये नए बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा टूल है, लेकिन अगले 90 डेज के अंदर तो तुम वीक एरिया फाइंड कर लो, वो बहुत अच्छी बात होगी। स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग है ही, बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें टाइम मिल गया, थोड़ी फील गुड लेना है तो लिख लेना भाई, 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार लगा लेना, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये वाले टूल को इस्तेमाल कर लो, ये मैं शेयर कर दूंगा। सेम गूगल सीट है, जैसे हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जैसे हमारी टेस्ट रिपोर्ट है, उसी तरह से एक वीक एरिया फिक्सेशन रिपोर्ट हमने अभी से दोबारा एक नया टूल और डाल दिया है। ठीक है, आप लोगों के पास बच्चे आ चुके हैं, दोनों के पास, आप लोग अब फाइंड आउट करके उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। और मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि क्या 10th फेब से पहले क्या सारे बच्चे जितने चैप्टर तुमने कर लिए हैं एक बार आइडेंटिफाई करके छोड़ दोगे क्या, कौन कौन से वीक है, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग है। 1 घंटा लग सकता है मुश्किल से ना, मतलब बस सिर्फ स्टार्ट तो डालना है, स्टार डाल दिया और जो वीक है उसमें डेट डाल दो, डेट डाल के छोड़ दी। अब कितने दिन में होता है वो इनिशियल डेट और वो एंड डेट, उनके बीच में आ जाएगा कितने दिन में तुम फिक्स कर पाए। ठीक है, तो इस टूल पे एक बार मैक्सिमम काम करना शुरू कर दो। बेटा तबीयत ठीक है तेरी, दिक्कत है थोड़ी, ज्यादा दिक्कत हो तो बता देना, कुछ चल रहा है काम, सही है ना। हाँ ठीक है, ये वाला टूल ठीक रहेगा। तो ये 4 ही पॉइंट के ऊपर मेरे को बेसिकली बात करनी थी। 2:45 के आसपास का टाइम हो गया, 10 मिनट 20 मिनट 30 और 35, थोड़ा सा मैं आगे चला गया हूँ, 5 मिनट शायद मेरे ख्याल में जो टारगेट था उससे आगे हूँ, तो मैं वापस मेकअप कर लूंगा। ठीक है, तो मुझे इतना ही बात करनी थी, बाकी आप लोगों से, बच्चों से मुझे बात करनी है, उसके ऊपर हम प्रोसेस को अब स्टार्ट करते हैं। ये जो मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट है, फिर से कह रहा हूँ कि ये आती रहेगी, लेकिन इसके ऊपर अब ज्यादा डिस्कशन नहीं होंगे, ये हमारी खुद की फीलिंग के लिए। आज के बाद ये क्या है, अपनी खुद की फीलिंग के लिए, इसको फीलिंग बना के इस पे काम करना शुरू करो। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम चाहेंगे कि एक बार आप बच्चे सारे आओ, 1 बाय 1 मैं नाम अनाउंस कर दूंगा, आप लोग आ जाओ, कोई सजेशन, कोई फीडबैक, छोटा छोटा मतलब है ना, अपने बारे में, अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में, या कुछ भी तुम कहना चाहो, तो 1 बाय 1 सब आ जाओ। इस बार मैंने कोई वो भी नहीं रखा है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, हर बच्चा इस बार इक्वल है। ठीक है, इस बार हर बच्चा इक्वल है, वैसे भी मेरी नजर में सारे बच्चे इक्वल है ना, ये शुरू से ही है अपनी टेंडेंसी। ठीक है, तो एक बार उमेश को हम बुलाना चाहेंगे सबसे पहले, आओ बेटा। हम भी थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजी नई सीख रहे हैं, बट उसमें ये लो उमेश, अब तुम्हारी आवाज इस बार साफ आएगी, इसको पकड़ लो, यहाँ से पकड़ लो। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, उमेश मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट है और रेगुलर आता है और कंप्लायंस बहुत स्ट्रांग है ना। बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बावजूद कंप्लायंस के मामले में उमेश बहुत अच्छा कर रहा है, और जिसका कंप्लायंस अच्छा रहेगा वो एक ना एक दिन अपनी मंजिल को पा ही लेगा। बेटा हमारी तरफ से चॉकलेट, मुंह मीठा करोगे। और इस सिस्टम के बारे में जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इसके बारे में 2 शब्द तुम क्या कहना चाहोगे, कि अपने सिस्टम में कोई ड्रॉबैक तुम्हें लगता है, कोई पॉजिटिविटी लगती है, या कुछ और इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, जो भी तुम्हारी गट फीलिंग कहती है तुम बोलो। सर इम्प्रूवमेंट तो मेरे को नहीं लगता कि करना चाहिए, वेल एंड गुड है बिल्कुल। और दूसरी चीज सर, ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए। यस, तो वो ट्रिगर पॉइंट ढूंढा मैंने, तो वो मिला कि हमारी फैमिली में 4 डॉक्टर हैं, बिल्कुल, तो 5वां मुझे बनना है, तो वो ट्रिगर पॉइंट वहां से मिला, वहां से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आ रहा है। ये बात उमेश ने कितनी जबरदस्त कही है कि बिना ट्रिगर पॉइंट के कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका वाई क्या है, क्यों करना चाह रहे हो तुम नीट, तो वाई इनको मिला कि इनके परिवार में 4 डॉक्टर ऑलरेडी हैं, तो उनके स्टेटस से अपने स्टेटस को मैच करना, बल्कि और भी रिसर्च करके उनसे आगे बढ़ना, ये उमेश का ट्रिगर पॉइंट है। उमेश बहुत अच्छी बात लगी, बहुत मैच्योरिटी की बात कही तुमने, कि तुमने अपना ट्रिगर पॉइंट ढूंढ लिया, तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अपने सिस्टम में कोई इंप्रूवमेंट या कोई गुंजाइश तुम्हें, ठीक चल रहा है, सब स्मूथ है, कहीं ऑफलाइन में जाते तो कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता, भटक जाता है वहां से, बट बात सही है पक्का भटक जाते, तुम तो वैसे भी मस्कुलर आदमी हो, तुम्हारे पीछे 4 बच्चे और हो जाते और फिर तुम ऐसे घूमते। सही है, ऐसा होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे बड़ा अपना एक प्रोटेक्शन के लिए ढूंढ लेते हैं। गुड, चलो तो इसको कंटिन्यू करो बेटा, और इसका एडवांटेज लो, और आप लोग जब कुछ करोगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, है ना।
तो थैंक यू बेटा, आ जाओ बेटा। यस, ये बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, और शुरू से ही सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, और आगे मैं चाहूंगा कि अगले 90 डेज और अच्छे से फॉलो करो। अपनी जिंदगी के मोस्ट मतलब जो ऐसे दिन होते हैं ना जिनको याद करा जा सके पूरे जीवन, वो वाला टाइम बना दो अगले 90 डेज को। और क्या कहना चाहोगे, जो तुम कहना चाहो बोलो। मैं आपके बारे में कहना चाहूँगा सर कि मतलब बहुत सारे टीचर्स बचपन में ऐसे देखे हैं कि कुछ लोग काम करवाते हैं, कुछ पीट के काम करवाते हैं, कह के पेरेंट्स को कह के ये वो। तो हमेशा डर में काम करा था, मतलब स्टार्टिंग में कभी करा भी था तो। वरना कुछ टीचर्स होते हैं फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना आ रहे हैं जा रहे हैं। पर सर आपके साथ ऐसा है कि मतलब अंदर से फीलिंग होती है कि बीच में कभी काम नहीं किया तो ऐसा लगता है कि क्यों नहीं किया, सर की एक्सपेक्टेशंस ये गिल्ट थी। गिल्ट फील होता है। गिल्ट फील होता है, वो हाँ। कभी किसी टीचर के सामने शायद नहीं हुआ जो आपके साथ होता है कि कभी कंप्लाइंस में आप और फिर भी आप ये बात एक दिन मेरे को बोली थी यस ने आके। एक दिन चुपचाप आया मेरे पास, उस वाले पोर्शन में बैठा, आके मेरे को बोला कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आपके ऊपर लाइबिलिटी बन चुके हैं। मैंने कहा बेटा ऐसा कैसे सोचते हो? कह रहे सर हम है ना आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग दे नहीं पा रहे। तो ये बेटा तुम्हारी ग्रेटनेस है, तुम्हारी थॉट अच्छी है, इसलिए इस तरह के वर्ड्स तुम इस्तेमाल कर पा रहे हो। और अपन लोग तो सारे एक परिवार का हिस्सा है, अपन एक मिशन पे है ना, तो मिशन तो हासिल करके रहना है अपने को। और बताओ। तो बस यही था। और सर सिस्टम तो बेस्ट ही है, ऑफलाइन से तो बहुत अच्छा है। एक एक क्या रिकॉर्ड एडवांटेज हो सकते हैं बेटा इस सिस्टम के? सर इस सिस्टम के सर एक तो ये है कि मतलब ऑफलाइन में क्या है कि वहाँ पे जैसे आकाश की बुक्स हो गई, एलन की बुक्स हो गई, मॉड्यूल्स हो गई, वहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है आपने की है नहीं की है। वो लास्ट तक ऐसे एकदम पड़ी रहती है कोने में। टीचर्स को कोई मतलब नहीं है कि आपने सॉल्व किया नहीं किया, कोई डाटाबेस नहीं है वहाँ पे ऐसा कुछ। यहाँ पे है कि आपने कितनी डीपीपीज की, डीपीपीज 1 2 3 ऐसे ऑफलाइन करनी है, हर ऑनलाइन स्टेप पे करनी है। स्क्रीनिंग। यस सर, स्क्रीनिंग है कि बच्चे का रिकॉर्ड है कि उसने किए हैं, क्वेश्चंस नहीं किए हैं। और ट्रांसपेरेंसी भी है यस सर, पेरेंट्स के साथ। ट्रांसपेरेंसी भी है पेरेंट्स के साथ। मार्क्स आते हैं तो कुछ बच्चे देखो कोशिश भी करते हैं इवेट करने की, लेकिन मैं फिर उनको मना ही लेता हूँ ना प्यार से एकदम, कि कर लो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसे करके मेरी बात मान जाते हैं, फिर कर लेते हैं, है ना। डांट के तो कोई नहीं करता। डांट के तो तुमसे कराया ही नहीं जा सकता, मतलब तुमसे सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी से तुम कर सकते हो, और करना भी उससे ही चाहिए। किसी को डांट के कोई क्या ही काम करा सकता है? जब तुम खुद से काम करोगे तभी तुम आगे जा सकते हो। और अपना तो सिस्टम ही ऐसा है, हमारा तो सिस्टम ही ऐसा है कि हम डे फर्स्ट से बच्चे को कहते हैं कि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होगा तो उस मोड में चले जाओ, और सेल्फ स्टडी को थोड़ा सा सपोर्टेड बनाया बस, और कुछ भी नहीं है। करते तो सारा काम आप लोग ही हो, है ना। और कोई एनवायरमेंट, स्टडी का एनवायरमेंट वगैरह? एनवायरनमेंट तो सब अच्छा ही है सर, एकदम। एनवायरमेंट बढ़िया है। यस सर। लेट मत हुआ कर यार, टाइम से आकर। बढ़िया बेटा, ब्लेसिंग्स है बहुत बहुत। अरे आराम से, जोर से बजाओ तालियां। देखो एक दिन होता है हमारा महीने में, उस दिन हम खुल के नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे? तुम 24 घंटे ना वो रोबोट की तरह पढ़ रहे हो, तो एक दिन थोड़ा सा खुल के जी लो आराम से, क्या जा रहा है ना। आ जाओ बेटा। ये बेटा ये बहुत ज्यादा सिंसियर बच्चा है, ये शुरू से ही मतलब इसकी और मेरी फ्रीक्वेंसी तो अब मैच होना स्टार्ट हुई है। थोड़ी फ्रीक्वेंसी मैच में दिक्कत आ रही थी, है ना, लेकिन अब हो गई, हमारी अच्छी बॉन्डिंग बन गई। सिंसियरिटी में कोई कमी नहीं, डेडिकेशन में कोई कमी नहीं, बट हमारे बीच में थोड़े कम्युनिकेशन गैप चलते थे। ये अपनी चलाता था, मैं कोशिश करता था थोड़ी सी मेरी चल जाए, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा हमारी ट्यूनिंग अच्छी बैठ गई है। बेटा ये आपके लिए, और क्या बोलना चाहोगे? सर बेस्ट सिस्टम है, मतलब कस्टमाइज प्लानिंग से बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। खुद ही अपने आप इम्प्रूव होता रहता है कस्टमाइज प्लानिंग में, तो और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ही नहीं। पूरे साल में मतलब जैसी परिस्थिति बने उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज का एक इम्पोर्टेंस ये आया मेरे सामने अभी अभी, कि सबसे वर्स्ट कंडीशन के अंदर हमारे 2 बच्चे इस साल पहुंचे। थोड़ा इवान की हेल्थ का इश्यू हुआ, और एक हमारे आयुष की हेल्थ का इश्यू हुआ। बट इस सिस्टम की वजह से, अगर हमारा बच्चा OCMS एट 11 डॉग्स है, और सिस्टम की वजह से थोड़ा सा भी नहीं, वो किसी और कारण से कोई भी दिक्कत आई है, तो वो OCMS एट होम में कन्वर्ट होके इसी सिस्टम को फॉलो करके उसका काम नहीं रुकेगा एक दिन भी। ये दोनों बच्चे रेगुलर काम कर रहे हैं, इनका काम एक दिन भी नहीं रुका। अगर कहीं ऑफलाइन क्लासेस ले रहे होते, और अगर एक एक 2 महीने का इस तरह गैप हो जाता, क्या बाउंस बैक हो सकते थे क्या?
वहाँ तो रीटेक का मौका ही नहीं है ना। और रीटेक क्यों, वहाँ फिर काम नहीं चलता है ना, मतलब वो क्लास ऑफ होती, फिर नए सिस्टम पे शिफ्ट होते, फिर बहुत सारी दिक्कतें आती। सेम सिस्टम इनका फॉलो हो रहा है बट घर से फॉलो हो रहा है। तो हमारे भी तो 2 वर्टिकल है ना, OCMS एट 11 डॉक्स भी है और OCMS एट होम भी है। हमारे ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने घरों पे बैठ के पढ़ रहे हैं, उनके रिजल्ट भी दिखेंगे आपको। हितेन का आपने देखा ही था, इस साल भी दिखेंगे आपको। OCMS एट होम वाले बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, प्रोवाइडेड कि उनके पेरेंट्स इतने सिंसियर हों कि वो मॉनिटरिंग कर पाए। अदरवाइज फिर मॉनिटरिंग ऐसे होती है। ये 2 तरीके हैं। और बेटा क्या कहना चाहोगे? बेस्ट है और कुछ नहीं सकते। बेस्ट है तो ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करो। और अब थोड़ा सा स्पीड अप कर लो, तुम्हारी एक्यूरेसी लेवल अच्छी है, तुम्हें सिर्फ स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। तो अपनी स्पीड बढ़ाओ और बस अपने को कर देना है। अब लास्ट के 90 डेज है, इनके अंदर अपनी जो प्लानिंग फुल प्रूफ है। और अब जो 2 मार्च से टेस्ट होने जा रहे हैं, उसमें भी मैं तेरे को एक और ऑप्शन बताऊंगा, है ना। वो जो हमारी डिस्कशन हुई थी उसके अकॉर्डिंग एक और सूट करता है, वो हो जाएंगी सारी चीजें, तुम लगे रहो। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट कौन आएगा? आयुष सरन, आ जा बेटा। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपको। बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? जस्ट कुछ नहीं, पढ़ाई और सब। पढ़ाई चल रही है, 24 घंटे एक ही काम चल रहा है। हाँ, डिस्ट्रैक्शन नहीं है अभी। हाँ, और ये जो सिस्टम है उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन कट हो गया, मेन अकाउंटेबिलिटी रहती है। और अकाउंटेबिलिटी गुड। और आपको मतलब कि जैसे यश ने बोलते गिल्ट फीलिंग, जैसे डिस्ट्रैक्शन, फोन वोन देखना, टीवी देखना, उसमें फिर आपको लगता है कि नहीं यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को इससे बढ़िया मैं 30 क्वेश्चन कर लेता है एक्स्ट्रा। यस यस एग्जैक्टली। और वो टाइम यूटिलाइज होने वाले बच्चे एक्स्ट्रा एज लेके चले जाते हैं फिर। वही उसका कॉन्सेप्ट करके निकल जाते हैं। हाँ, आयुष बहुत अच्छा है, इसका सिलेक्शन तो 2 साल पहले ही होना था। सच्चाई ये है, 620 पे इस तरह से जो बच्चा नजदीक आके रुका हुआ है। मैं मार्क्स रिवील नहीं करता, लेकिन आज आयुष के केस में मुझे बोलना पड़ गया कि इतना अनफॉर्चुनेट होना। और उसके बावजूद वो, उसका रीजन एक ही था कि आयुष के कुछ ड्रॉबैक मैंने जो आइडेंटिफाई कर लिए थे यहाँ आने के बाद। वो IQ लेवल अच्छा है बट वो प्रॉब्लम ये है कि वो दुनिया का सारा कंटेंट करना चाहता है, और दुनिया का सारे कंटेंट इसके घर पे मिल भी जाएंगे। ये हर साल बुक्स खरीदता है, हर साल नया पढ़ेंगे, है ना। तो कभी कुछ पढ़ रहा है, कभी कुछ पढ़ रहा है, सब जगह से कंटेंट, एक रूम भरा हुआ है पूरा। तो ज्यादा रूम भर लोगे कंटेंट का तो एक्चुअली आप अपने टारगेट को हिट नहीं कर सकते। टारगेट को हिट करने के लिए कंटेंट लिमिटेड, रिवीजन मल्टीपल। तो प्रॉब्लम ये थी, प्रॉब्लम फाइंड आउट होने के बाद में अब स्ट्रीमलाइन सारा काम चल रहा है। और भगवान से हम दुआ करेंगे कि इस बार जो हमारा स्ट्रेटेजिक फेलियर आज तक था वो सारी चीजें ठीक होके निकले। यही प्रॉब्लम थी बेटा? हाँ। और क्या थी? और वही डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शन भी थे। गेम्स का था तेरे को? हाँ, मैं पीसी गेम ज्यादा खेलता था। हाँ, तो अब कुछ नहीं है, अब तो इस बार अच्छी रैंक्स के साथ सेलेक्ट होना है। और फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। 2 बच्चे बैठे हैं ना MBBS के, 1 साल से गेम ही खेल रहे हैं, 2 साल से, है ना। क्या कर रहे हो भाई तुम? कुछ पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो? मतलब कहने का मतलब तुम अपनी जिंदगी आराम से अपनी कंडीशंस पे जी सकते हो। वही बात हम करते थे ना कि 1 ईयर इज इक्वल टू योर 50 ईयर्स ऑफ फ्यूचर। यहाँ पे अब हम बात करेंगे 90 डेज इज इक्वल टू 50 ईयर्स ऑफ 50 गोल्डन ईयर्स इनफैक्ट, है ना। तो 50 गोल्डन ईयर्स के लिए 90 डेज को तो ऐसा रिमार्केबल बना दो, लेकिन हेल्थ का ध्यान रखना बीच में। हाँ। ये जो तुम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो ना, मॉर्निंग वॉक भी नहीं करते हो, योगा भी नहीं करते हो, और 24 घंटे इसी साइकिल में चल रहे हो, ये भी नहीं करना है। वो मैंने अपना स्लीप शेड्यूल बेटर कर लिया। बेटर कर लिया ना? प्रॉपर 6 आवर्स तो सोता हूँ नॉर्मल। ये आपको बेटा टाइमिंग अपना फिक्स कर लो। सब बच्चों को कह रहा हूँ, आप ओवर एंथुसियाज्म में कई बार ऐसी कोशिश करते हो कि पूरी रात पढ़ लेते हैं, 2 बजे तक पढ़ लेते हैं, कल 4 बजे तक पढ़ लेंगे। मत करो ऐसा। आप लोग अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक अपनी बॉडी की सेट कर लो उसको। आप बेटर सबसे ये है कि आपके घर पे आपके पेरेंट्स कब सोते हैं, किसी के 11 बजे, किसी के 10 बजे, किसी के 12 बजे। आप अपने घर की साइकिल के अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज कर लो अपने आप को। आप ये मत बोलो कि आपके पेरेंट्स ने आपको डिस्टर्ब कर दिया, ये एक्सक्यूज होते हैं, किसी को नहीं बोलना है। आप अपने, क्योंकि मिशन आपका है, कैरियर आपका है, पेरेंट्स का नहीं है। तो आपको क्या करना है, उनका क्या चल रहा है। वो जब सारे लोग सोने जा रहे हैं तुम भी सो जाओ, वो जब सारे लोग उठने जा रहे हैं तुम भी उठ जाओ। तुम्हारे घर के अंदर कोई डिस्टर्बेंस होगा ही नहीं। और मोस्टली मैंने देखा है घरों में 12 बजे से पहले पहले सारे लोग सो जाते हैं। तो 11 और 12 बजे के बाद जगने का कोई लॉजिक नहीं है। कभी भी ऐसा काम मत करो, ठीक है। सुबह टाइम से उठो, फिर उसके बाद अपना थोड़ा सा योगा या थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी करो। तो वो जरूरी है, थोड़ा बॉडी स्ट्रेचिंग जरूरी है। पूरे दिन बैठे रहते हो ना, बैठे हुए पढ़ाई करते हो, तो उसकी बजाय उन चीजों के ऊपर शिफ्ट हो जाओ।
ठीक है, तो ये सब चीजें जरूरी है बेटा, तेरे लिए स्पेशली कह रहा हूँ, तेरे को ये सब कुछ करना है, ठीक है। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। आरती आ जाओ बेटा। इसमें बोलो। इस बार हमारे सारे बच्चों का सिर्फ मुंह मीठा करा रहे हैं हम। बहुत बहुत ब्लेसिंग बेटा। क्या कहना चाहोगी, अभी कुछ दिनों से तुम हमारे साथ हो? बस यहाँ पे मतलब वो प्रेशर वाली चीजें नहीं होती जो प्रेशर नहीं है बिल्कुल ना? हाँ, और काम कैसा हो रहा है? वो तो बेस्ट है। काम बेस्ट हो रहा है, प्रेशर बिल्कुल नहीं है, और क्या चाहिए, है ना? ये बच्चे भी कहते थे कि प्रेशर बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि डे टू डे का सारा सिस्टम सेट होता है और बॉडी को आदत पड़ जाती है, फिर वैसी ही आदत पड़ जाती है। प्रेशर तब आता है जब एब्रप्ट चीजें हो जाती हैं, ये छूट गया, ये बैकलॉग हो गया, फिर आधा तो वो चल रहा होता है दिमाग में, आधा काम चल रहा होता है, और फिर दोनों चीजों में सामंजस्य नहीं बैठता है। और तुम तो मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट रही हो बेटा, इतना रेगुलर कैसे रह पाती हो? मतलब ये तो थोड़ा सा हमारे लिए भी है ना, रिसर्च का। हो जाता है कैसे होता है? घर पे सभी अब मेरे भाई बहन जो भी डेली स्कूल जाते हैं उनकी भी कभी छुट्टी नहीं होती, जब अपने पेरेंट्स ही डेली जाते हैं अपना काम हाँ, जब पेरेंट्स ही अपने काम पे डेली जा रहे हैं तो हम कैसे, मतलब अभी हम लोग तो इंडिपेंडेंट भी नहीं हुए हैं, उन्होंने तो जीवन जी के अपने आप को स्टेब्लिश करके, जब वो लोग ही डेली काम पे जा रहे हैं, हम अपने काम को कैसे छोड़ सकते हैं? बहुत अच्छी बात बेटा। मतलब डॉक्टर तो बनोगी बनोगी, मैच्योर डॉक्टर बनोगी, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आशीर्वाद। तोसी आ जाओ बेटा। ये पकड़ो, ऐसे रखो। आज सारे बच्चे और हम सब लोग मिलके मुंह मीठा करेंगे बस। बहुत बहुत आशीर्वाद है बेटा। और क्या कहना चाहोगे? मेरे को तो ऑफलाइन का भी एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे मैंने जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करे, यहाँ पे आके वो ऑलमोस्ट सारी ठीक हो गई। वहाँ पे तो जैसे हेल्थ इश्यूज तो रहते ही थे, तो पहली बात तो अब 1 महीने का गैप हो गया तो कोई टीचर दोबारा ऐसे वापस पढ़ाता नहीं था, और वहाँ पे अगर टीचर से डाउट पूछो ना तो वो बदले में 4 डाउट्स पूछते थे, जिसके बाद किसी की हिम्मत ही नहीं होती। डिमोटिवेट कर देते हाँ। हैं ना। हाँ, और वहाँ पे मतलब टीचर्स बात भी ऐसे करते थे। एक बार ना एक लड़की ने पीछे टाइम देखा, हाँ, तो टीचर ने कहा, उससे ऐसे बोला कि तू पीछे क्या देख रही है? उसने बोला सर टाइम देख रही हूँ। तो मतलब बहुत ज्यादा उसको पूरी क्लास में ह्यूमिलेट कर दिया। यस। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। देखो ठीक है, हो जाता है, बच्चे से मिस्टेक भी होती है, हम लोग भी गलतियां करते हैं, सभी से होती है ना गलतियां, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं करता है। लेकिन आपको उसको मोटिवेट करके उस काम को ना करने के लिए प्रेरित करना, या उसको डांट के करना, इन दोनों में डिफरेंस है। आप अलग तरीके भी तो हो सकते हैं ना। काम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आप अपने स्टाफ का, जैसे हम लोग वर्किंग है, अपने स्टाफ भी देखते हैं, बच्चों के साथ भी हैं, तो आप अपने मोटिवेशन से ज्यादा काम करोगे, ना कि प्रेशर से। इस तरह से नहीं करते। तो यहाँ ठीक है। और अब अगले 90 डेज का क्या प्लान है? बस पूरी कोशिश करनी है, बाकी आगे। हाँ, पूरी अपनी मेहनत, लास्ट तक हमें एक भी दिन बेकार नहीं जाने देना है, रेगुलर काम करना है। बस हम वो करेंगे, और थ्योरी हमारी क्या होगी? कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, और हम किसी से नहीं डरते, हमें किसी का डर नहीं है। डॉक्टर बनना तो डेस्टिनी है, पर आपकी हाँ, तरह एक अच्छा इंसान बनना। यस एग्जैक्टली, हमारी लाइफ के अंदर ये सारी वैल्यूज आना जरूरी है। मतलब बैलेंस लाइफ जीना जरूरी है। हर कोई अपनी बैलेंस लाइफ जी रहा है, मैं भी जी रहा हूँ, निधि भी जी रही है, बच्चे भी जी रहे हैं, तुम लोग भी जी रहे हो, सब यूनिक है, अपनी अपनी जगह बेस्ट पार्ट जी रहे हैं। तो एक दूसरे को देख करके क्यों ही बिना मतलब अपने आप को परेशान करना, ये जीवन में कभी नहीं करना। बहुत बढ़िया बेटा, ब्लेसिंग्स। आजा। लो बेटा, मुंह मीठा करना है। आज सारे लोग मिलके मुंह मीठा करेंगे, 3 महीने काम करेंगे। कैसा चल रहा है तुम्हारा? बढ़िया चल रहा है? पहले में और अब में क्या कुछ चेंज आया? क्या चेंज आया? पढ़ने में चेंज आया। अब पढ़ाई करने लगा है, मन करता है। अब पढ़ने का मन करता है। अच्छा, मन का क्या कारण है? ये इन सब बच्चों को चारों तरफ देखते हैं तो कुछ थोड़ा आता होगा कि ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी चल रहा है ना। और अपने यहाँ कोई न्यूसेंस वगैरह, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कि कोई मतलब गलत हरकतों में पड़ जाए, या कोई स्कोप है यहाँ पे? कोई चांस है? कॉलर ऊंची करने का कोई चांस है क्या? नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। जब आप जिस मिशन पे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को डालना होता है, बनाना होता है, तब जाके उसके रिजल्ट मिलता है। आगे क्या रिजोल्यूशन है बेटा? अगले 90 डेज में तुम क्या करोगे, ये बताओ। मतलब जो चैप्टर्स हो सके उन्हें रिवाइज करना है, चैप्टर्स को रिवाइज करना है, स्पीड स्पीड बढ़ाना स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है, उतनी स्पीड रखनी है जितनी
और बच्चे बिल्कुल, तुम्हें लगता है ना कि ये करीब है सिलेक्शन के, ये करीब है, कोई नहीं, तुम होगे करीब। अपने आप के ऊपर बिलीफ रखो और अगले 90 डेज को रिमार्केबल बना दो 100%। करोगे? तो घर पे क्या करते हो संडे वाले दिन? रिवाइज करना जैसे पक्का? हाँ, कितने घंटे पढ़ते हो? संडे वाले दिन 6 घंटे और यहाँ से क्यों भाई 6 घंटे क्यों पढ़ते हो? फिर क्या करते हो? बेटा नीट के अंदर दो ही चीजें हैं, मैं फिर बार बार सिखा रहा हूँ, ये सीखने में तुम्हें धीरे धीरे ना माहौल बनने में टाइम लग जाता है। नीट में या तो नीट है या नींद है, इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है नीट के बच्चों के लिए, इस बात को मान लो। और तुम्हारी कोई वैल्यू भी नहीं करेगा। तुम अगर थर्ड ऑप्शन कहोगे ना कि मैं इसकी शादी में मैंने इतना डांस किया, इतने वीडियो बन गए, इररिलेवेंट है, कोई मतलब नहीं है। कोई और जमूरा नाच रहा होगा, कोई और कर रहा होगा, क्या है? कुछ नहीं। मतलब जिसका मिशन नहीं, जिसका एम नहीं, वो चाहे किसी के बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहीं होता रहे, कोई फायदा नहीं है। आप दूल्हे, दूल्हे मतलब बनने का मतलब आप हीरो बनोगे जिस दिन, उस दिन नाचेंगे हम, है ना? ठीक है, शादी है घर में, मेरे को पता है, एंजॉय कर लेना एक दिन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेन मिशन को हमेशा मेन रखो बेटा, है ना? 6 घंटे नहीं यार, 12 घंटे चलाना ही पड़ेगा। और तेरे को स्पेशली चलाना पड़ेगा क्योंकि तूने पहले पढ़ाई नहीं करी थी ना, अब पढ़ाई कर रहा है, तो तेरे को स्पेशली 12 घंटे चलाना ही पड़ेगा। तो ये संडे वाले दिन मतलब उसको हॉलीडे मत मानो, ठीक है? उसको रेगुलर करो। ब्लेसिंग्स। अरे क्यों कंजूसी कर रहे हो? थोड़ा सा खुल के आने दो यार। आजा बेटा, गुस्सा कर आजा। ये पकड़ो, ये लो, अब बोलो। मुझे सर आपके बारे में बोलना कि आप बहुत फ्रेंडली और कई चीज़ों में घर भी नहीं बोलता। कई चीजें घर भी नहीं बोलता? या क्या बोल देता हूँ? अरे नहीं यार, घर पे तो ऐसे क्या बोलूं, तुम तो, मैं अपने बच्चे ही मानता हूँ ना, फिर क्या तुम्हें ह्यूमिलिएट थोड़ी करना है। केयरिंग भी हो सर, हर मतलब जब भी तबीयत खराब होती है हर घंटे आप पूछने भी आते हो। क्या बात है। ये बच्चा जब शुरू में आया था ना, इसके फादर तो मेरे स्टाफ में ही है, मेरे साथ ही है, तो इसके फादर का और इसका नेचर ऑलमोस्ट सेम है। मैं तो खुल के कहता हूँ, मतलब हम स्टाफ में भी जब बात करते हैं, वो भी है ना, मतलब नेता टाइप आदमी है, तो एकदम से मतलब ऐसे किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, और एकदम से किसी को अगर मैंने ऐसे नमस्ते कर दिया तो मतलब मैं डाउन हो जाऊंगा, ऐसे वैसे, मतलब एकदम ऐसे नहीं रहते, एकदम कॉलर ऊंची करके। तो ये भी शुरू में आया तो ऐसे ही था, लेकिन आगे बढ़ने की निशानी क्या है? जो जितना झुकेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। इसके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस देख रहा हूं मैं पिछले 2-3 महीने से। 2-3 महीने से मैंने ये देखा कुशागर में कि स्पेशली, मतलब कुशागर, पहले मैं सही बता रहा हूँ, शुरू में जब आता था मेरे से नमस्ते भी नहीं करता था, मैं ऐसे होता था ना, बगल से यूं निकल जाता था एकदम। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, हमने भी तो ट्रेंड ही करे हैं। तो धीरे धीरे लेकिन अल्टीमेटली इसको मैच्योरिटी भी आई, और धीरे धीरे इसको ये बात भी समझ में आई कि सर ने कभी नेगेटिव बात नहीं, ग्रोथ की ही बात करी है, और सिर्फ लॉजिकल बात पे डिस्कशन। तो इसको समझ आ गई, मतलब समझाने की जरूरत नहीं। अब ये मेरे से रोज मिल के जाता है और हंस के नमस्ते करता है, सबसे बड़ी बात है ना? चेहरे पे स्माइल होती है, मैं वहां भी होता हूँ तो भी मिल के जाता है। तो एक बच्चे में कितना जंप देखोगे आप, मतलब वो बच्चा जो बिल्कुल बेर रूड एकदम ऐसे आया, और वो बच्चा एक सिस्टम का हिस्सा बनता है, और एक दिन सेलेक्ट होगा, एक दिन अपने आप को प्रूव करेगा, और उसके बाद इंसान कितना अच्छा बनेगा। देखो सीनियर तो हमेशा सीनियर रहेंगे। हिंदुस्तान की संस्कृति में एज, सबसे बड़े सीनियरिटी का क्राइटेरिया क्या है हिंदुस्तान की संस्कृति में? एज। सेकंड क्या है? पोस्ट। एज, अगर आपसे एज में बड़ा पर्सन है, आपको हमेशा नमस्ते करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कास्ट, क्रीड, रीजन, कुछ नहीं। आपसे बड़ा है, आपका फर्ज बनता है कि पहले से आंटी नमस्ते, अंकल नमस्ते, ठीक है? ज्यादा और लीनियंट होना चाहो तो चरण स्पर्श भी है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इनसे क्या होगा, आपका एक वैल्यू एडिशन होगा आपके अंदर, और वो आप बहुत आगे तक जाओगे। जब कॉलेजेस में भी आप होते हो ना, तन के चलते हो, उसको कोई प्रोफेसर लाइक नहीं करता। मिलते हो प्रोफेसर से, लीनियंट होते हो, जेन्युइन होते हो, जाके सर नमस्ते, मैडम नमस्ते, पाँव भी कभी छू लिए, आपका ओरा ही अलग होगा। पूरी यूनिवर्सिटी में, पूरी कॉलेज में आपका एक अलग ओरा नजर आता है। आगे की बातें बता रहा हूँ, जब कॉलेज में चले जाओगे तो बहुत बढ़िया, तुमने तो बहुत चेंज करे बेटा। और पढ़ाई में अब जो इतने देर बैठते हो, बैठ लेते हो क्या आराम से, है ना? पहले नहीं बैठा जाता था। हाँ, शुरू में जब आया था तो कि इतने देर क्या बैठा जाता है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, आप बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, अब पूरी तरह से डेडिकेट हो गए, जो अपना वादा हुआ है उसके ऊपर अपने वो काम करना है। गुड। अरे तेरी चॉकलेट कहाँ गई? अच्छा, पॉकेट में। ठीक है, आ जा बेटा, नो जा। ये माइक पकड़ो, ये मुंह में ठा करो, और अब बोलो। मेरे बारे में लगभग सभी यहाँ पे जानते हैं। अच्छा। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्यों, मेरा यहाँ पे ट्रस्ट,
तो हमारी फैमिली में कुछ है, मतलब कुछ की बहुत सारे हैं जो अच्छी पोस्ट पे हैं। पिछली साल जैसे कि पेपर दिया था मैंने, तो उनने बोला था कि वहाँ से छोड़ के हमारे साथ आ जा, जो भी है नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो वहाँ पे मैं नहीं गया। मैंने उनको बोला नहीं, 1 साल और दूंगा यहाँ पे, मेरा ट्रस्ट है यहाँ पे, 1 साल और कोशिश करूंगा, फिर उसके बाद आप जो करना है, आप जो आपने सोच रखी है, फिर आ जाऊंगा मैं आपके पास, लेकिन 1 साल और रहना है मेरे को यहाँ पे। तो ये ट्रस्ट है यहाँ पे। और मैंने घर रह के पढ़ाई करी है, बाहर भी रह के पढ़ाई करी है, हॉस्टल में, उससे पहले भी मैं हॉस्टल में था। तो बहुत डिफरेंस है यहाँ, जो पहले की लाइफ में और यहाँ की लाइफ में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। तुम तो बहुत सिंसियर स्टूडेंट हो, वैसे भी रेगुलर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, बस एक बायोलॉजिकल क्लॉक का इश्यू है, रात को लेट नाइट पढ़ने वाला, और ये सब चीजें थोड़ी ठीक कर ली सर मैंने। ठीक कर दिया। हाँ बस छोड़ ठीक कर जाता हूँ दिया। तो तो। अब तेरे ना, मेरे को इन दिनों थोड़ा सा फेस पे किलिंग इंस्टिंक्ट भी नजर आ रही है। अब मतलब जब मैं मिलता हूँ तो मेरे को लगता है कि ये बाज की तरह ना अब झपट्टा मारने वाला है उस नीट के ऊपर। वो नजर आ जाता है, मतलब एक डल अपीयरेंस, और एक ये कि जब जितनी बार भी मिलो। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जब भी आप कोई किसी से इंटरेक्ट करो तो अपने गोल के बारे में कभी ये मत बोलो कि देखा जाएगा, कर देंगे। एक ही वर्ड आना चाहिए, हो जाएगा। ठीक है, वो आपको कंपेल करता है आपको काम करने के लिए। जब आप बार बार ये मैसेज अपने ब्रेन को देते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, तो आपको काम करने के लिए वो कंपेल करता है। अगर आपने सेकंड ओपिनियन रख लिया, देखा जाएगा में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हो जाएगा या तो नहीं होगा। तो फिर बॉडी किधर जाएगी? लेजीनेस की तरफ, नहीं होगा की तरफ। आपने ऑप्शन ही नहीं दिया ना अपने ब्रेन को, तो इन दिनों ये ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो इसलिए अब काम हो जाएगा। बढ़िया चल रहा है तुम्हारा? बहुत बहुत अच्छा सर। बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया बेटा, ब्लेसिंग्स है। और अरे ये जारी रखो यार, इससे, हाँ इससे जारी रखो। देखो, थोड़ा सा हौसला अफजाई सबका जरूरी है ना? आजा बेटा प्रांजल, आजा। ये पकड़ो, ऐसे रखना यहाँ पे पास में। हाँ बस, गुड। बहुत बहुत ब्लेसिंग। मैं मेरे पढ़ने के स्टाइल के बारे में बोलूँगी कि जैसे पहले मैं एक जगह बैठ के ज़्यादा देर नहीं रह सकती थी। जैसे अच्छा। मम्मी ने आपको बोला भी था शुरू हाँ, में कि हाँ। एक जगह नहीं, बट अब ये होता है कि अगर मतलब 8 घंटे भी अगर पढ़ अरे लेते अब तो तुम 9.5 घंटे 7:30 बजे तक बैठी हो। अभी मैं तुम्हें थोड़ा ब्रेक देने वाला हूँ 7:30 वाले टाइम से। मुझे वरी हो रही है कि कहीं बच्चों को बीमार ना कर बैठूं मैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा बीच में ना, इसलिए संडे भी ब्रेक रखा था। मतलब अब तुम्हारी हैबिट्स सिटिंग वाली में तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो काफ़ी मतलब पढ़ने में चेंज आया है। हाँ। यहाँ पे पहले काफ़ी अलग था, काफ़ी इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी मैं, तो हाँ, वो हाँ, वाला हाँ। चेंज हुआ है। हाँ, अब तो तुम्हारे मोस्ट रेगुलर हो, कोई डिस्ट्रैक्शन वाली कोई है ही नहीं, बात ही नहीं है। और अब रेगुलर काम हो रहा है, और अब नजर भी आ रहा है कि अच्छा, पेपर देने का फोबिया था पहले? हाँ, काफी था। मतलब कई बार ऐसा भी हुआ है कि पेपर आ रहा है और आज छोड़ देते हैं, ऐसा? नहीं ऐसा नहीं था, बट काफ़ी मतलब स्ट्रेस रहता था कि आज पेपर है, हम्म। तो फिर ओवर थिंकिंग की वजह से कई बार खराब भी हो जाते थे पेपर्स। अब क्या लगता है? अब तो सच नहीं है, अब तो ऐसा लगता है कि पेपर है तो देना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, आने दो। ये फीलिंग जब आने लग जाती है कि पेपर ही तो है, आने दो। अरे पेपर एक पार्ट है, इस प्रोसेस का हिस्सा है। प्रोसेस के हिस्से को अगर कहीं बाईपास करेंगे तो वो प्रोसेस के साथ जस्टिफिकेशन नहीं है, तो वो प्रोसेस हमें फाइनली फिर वो रिजल्ट भी डिजायर्ड नहीं देती। तो प्रोसेस को प्रोसेस की तरह लो ना, उसको इमोशनली क्यों कनेक्ट होते हो? प्रोसेस का हिस्सा है डीपीपी करना, प्रोसेस का हिस्सा है पेपर करना, प्रोसेस का हिस्सा है कम मार्क्स आना, ज्यादा मार्क्स आना, इररिलेवेंट हो, सभी से कोई मतलब नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आराम से काम करे जाओ, फ्री फ्लोट, बस, है ना? ये है। और आगे क्या प्लानिंग है? मतलब फुल 90 डेज का क्या क्रूज सोचा है? जो भी पेपर्स वगैरह देना है उसके अच्छे से मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। हम्म। और वीक टॉपिक एरिया फिक्सेशन के बारे में क्या सोचा है? मतलब वो पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको मतलब एक बार अच्छे से करना है, फिर उसकी डीपीपी वगैरह करनी है। तो ये करते रहो बेटा, आराम से सक्सेस हो जाओगे। सक्सेस बहुत इजीली आएगी, बाद में तुम खुद ही बोलोगे कि हमें पता ही नहीं लगा कि ये काम हुआ। काम मतलब बिल्कुल इजीली, बिना टेंशन के सारा काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है। आ जाओ भाई इवान। मुंह मीठा करो। थैंक यू सर। ये कान में क्या पहना है? सर वो बाली लगवा ली। बाली लगवानी तो अच्छा, क्या ये कोई ट्रेडिशनल है या कोई वैसे ही शौक? 16 संस्कार होते हैं। अच्छा, वो उसमें होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इवान बेटा, तुम्हारे बारे में तो मैं थोड़ा सा बता दूं। मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट है, और अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छी तरह से चीज़ों को हैंडल भी कर रहा है, सारी चीज़ें थी। टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा था। 11th में आते ही मार्क्स आते नहीं है बेसिकली। 10th से 11th में जब शिफ्ट होते हैं तो एकदम से मार्क्स नहीं आते।
सब अच्छा कर रहा था, लेकिन कुछ थोड़े से हेल्थ इश्यूज की वजह से अभी घर शिफ्ट होना पड़ा। और अब तुम्हारा कैसे चल रहा है अपना कनेक्ट, और घर पे और अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सर देखो, आपने बताया कि घर पे कर रहा हूँ मैं, तो हम्म। एक अंदर रहता है कि करना है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो पता है सिलेक्शन नहीं होगा नीट में, तो अंदर खुद डर रहता है कि अगर नहीं करा तो नहीं होगा, तो करता ही हूँ घर पे। काम रेगुलर चल रहा है? हम्म। ठीक है। और अभी तुम्हारे एग्जाम्स हैं, 19th के बाद में तुम्हारे लिए अलग से स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी को 100% फॉलो करेंगे। और तब तक दो काम है, 11th के एग्जाम कंप्लीट करना और साथ में हेल्थ को ठीक कर लेना। ये दोनों काम कर लेंगे, उसके बाद में आगे कर लेंगे। तुम कैपेबल हो, आराम से कर सकते हो। सिस्टम के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? सर सिस्टम के बारे में यही है, 10th में जब बोर्ड दिया ना, उसके बाद सोचा कि नीट करना है, तो फिर ये रहता था कि कोचिंग में ही हो पाएगा। तो फिर जब दूसरों को देखा कि वहाँ पे तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं सारे, मतलब वहाँ पे मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाते लोग, और एक सीक्वेंस होता है जो फॉलो करना होता है, वो भी नहीं कर रहे थे, तो एक टेंशन रहती थी दिमाग में कि कैसे होगा। बट यहाँ के आपने वो टेंशन हटा दिया और वो एक आपने सीक्वेंस दे दिया कि वो फॉलो करना है, तो ये बहुत अच्छी सिस्टम बन गया। तुम्हारे साथ के कुछ बच्चे गए भी होंगे ऑफलाइन में, तुम्हारी बात भी होती रहती होगी, क्योंकि तुम जस्ट अभी 11th के स्टूडेंट हो ना। क्या फीडबैक आ रहे हैं? सर सभी कह रहे हैं कि छोड़ रहे हैं, कुछ होता ही नहीं है। छोड़ रहे हैं मतलब क्या, उसके साथ एट पार मतलब वो चल नहीं पा रहे हैं बच्चे, या कोई बैकलॉग हो गया है, या कोई समझ में नहीं आ रहा है, क्या इशू हो रहा है? मेजर रीजंस तो यही है कि बैकलॉग हो गया है, वो छुट्टी ले लेते हैं तो फिर टीचर वापस कराते नहीं है। दूसरा कि वहाँ पे टीचर मतलब पढ़ाता रहता है और फोकस नहीं करता कि बच्चे समझ भी रहे हैं नहीं समझ रहे, बच्चे अपने काम में मस्त रहते हैं एकदम। हाँ, मतलब वो टीचर का ये फोकस नहीं है कि सब बच्चे कंसंट्रेशन से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और अपना जा रहे हैं, ये हो रहा है। यहाँ पे तुम लोग ऑनलाइन से जब पढ़ते हो तो क्या तुम ऑनलाइन फ्रेंडली हो चुके हो? मतलब तुम्हें सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं? कोई टीचर तुम ये मानते हो कि मुझे इंडिविजुअली पढ़ाए तो ज्यादा अच्छा पढ़ा सकता है, या ये तुम्हें अच्छा लग रहा है? सर दोनों से ही उतना ही समझ आएगा जितना। दोनों से उतना ही आएगा, लेकिन वहाँ पे फिर बैचेज बड़े हो जाते हैं, और वो बड़े बैचेज के अंदर पर्सनल वो नहीं हो पाता। वो दे पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे तुम 1-to-1 सर को और अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके पॉज करना, स्पीड अप करना, ये वो सारे काम कर पा रहे हो। मतलब इससे बेटर आउटपुट कहाँ ले पाओगे? नहीं हो पाएगा। तुम नोट्स भी बहुत अच्छे लिखते हो। थैंक यू सर। हाँ, तो बस इस हैबिट को बेटा कंटिन्यू रखो, और सिस्टम के साथ बने रहो, और सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ो। और यहाँ पे एक ही मैंडेट है कि जब तुम्हारे सिलेक्शन होंगे तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलेगी कि इन बच्चों ने अपने सेल्फ स्टडी करके अपना सिलेक्शन खुद कराया है। ये जो सेल्फ की भावना होती है ना, ये आपको पूरे जीवन आपको एनर्जी देती रहती है। तो मैं वो एनर्जी तुम्हारे जीवन में पूरे जीवन में डालना चाहता हूँ। मैं तुम्हें किसी का पपेट या किसी का वो नहीं बनाना चाहता कि कोई तुम्हें खड़ा करके और पैम्परिंग करके और ये बताए कि ये बच्चा देखो जी हमने प्रोड्यूस किया। कोई किसी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, आप खुद ही अपने आप को प्रोड्यूस करते हो, बट एक सिस्टम का पार्ट होना होता है। सिस्टम के थ्रू हम फॉलो करते हुए चले जाते हैं। तो लगा दो एनर्जी, और क्या है ना? गुड बेटा, थैंक यू। किसका हो बेटा? ये पकड़ो, ये बेटा आपकी ट्रॉफी। कनिष्का, तुम क्या फील कर रही हो बेटा? सर मतलब हमारे तो कोई साइड से है ही नहीं, तो कोई गाइड करने के लिए था ही नहीं। अब आप वो हमेशा गाइड करने के लिए तो रहता है कि चलो करो सर, घर पे बता देंगे कैसे करना है। अच्छा, परिवार में अभी कोई एजुकेशन साइड में इस तरह का मतलब कोई आसपास मतलब कोई गाइड करने वाला कोई? नहीं, सारे बिजनेस में ही है। हाँ, सब लोग बिजनेस में है। बच्ची बहुत अच्छी है। कनिष्का का मैंने देखा है कि इसकी ऑफलाइन डीपीपी जब होती है तो मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कुछ थोड़ी सी अलग होती है। हर जगह एक एनवायरनमेंट का भी इशू होता है, ग्रांटेड भी लेते हैं। जिन घरों के अंदर, जैसे उमेश ने बताया 4 डॉक्टर हैं, जिन घरों के अंदर एक लिगेसी चली आ रही होती है, वहां पे पहले से ही मालूम होता है कि इस काम को इतना वक्त लगेगा, इसको इतना वक्त लगेगा, तो ओवर बर्डन, ओवर प्रेशर नहीं आते, तो वो बच्चे परफॉर्म कर जाते हैं। आईक्यू अच्छा होने के साथ साथ मैंने क्या कहा था कि कस्टमाइज स्ट्रेटजी और सिस्टम होना चाहिए। अब हमारे जैसे स्वाति को भी कुछ वक्त लगा, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट कॉलेज में गई ना, तो हमें मालूम था कि ये बच्चा किस रूट से जाएगा। अब अगर मैं ये, जैसे मेरी बच्ची हो, मैं इसका फादर हूं और मैं इसका मेंटर भी हूं, तो मैं इसको कैसे चलाऊंगा? जैसे मैं चलाना चाहूंगा। फिर ये डेडली स्ट्रेटजी बन जाएगी इसके लिए। फिर तो मैं इसको आराम से 100% डॉक्टर बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। बट मुझे वक्त कोई कितना देगा, पेरेंट्स कितना वक्त देंगे इसके साथ काम करने के लिए, वो पेरेंट्स पे डिपेंड करेगा। कैपेबिलिटी बेटा तुम्हारी 100% है, तुम आराम से काम। और देखो कितनी अच्छी बात कि अभी वक्त कम है तो फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स लिख नहीं सकते, क्लास भी नहीं ले रही है, सीधा नोट्स प्रिंट आउट कराए, उनसे पढ़ के
डीपीपी अटेम्प्ट करना ताकि वक्त बचे और बाद में रिवाइज कर पाए। भाई टाइम कम है ना, कम टाइम है, अभी एकदम से 12th करते ही यहाँ आ गए, पहले से कोई प्लानिंग थी नहीं, तो वो ही नोट्स लेकर के अब कोई सोच सकता है कि बिना क्लास लिए नोट्स प्रिंट करा के उनके बेसिस पे पढ़ के क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये तरीका बना लिया है अपना टाइम बचाने का। तो लेकिन इसमें बस थोड़ा आउटपुट आना चाहिए, वो तुम थोड़ा सा कोशिश करना, जो टॉपिक समझ में नहीं आया उसकी ले भी लेना बेटा बीच में। अभी टाइम है अपने पास, 3 महीने का सफिशिएंट टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले 3 महीने क्या करना चाहोगे? अभी तो सिलेबस ही कंप्लीट करना है, वीक एरियाज को ठीक करना है, हाँ, यही करना पढ़ाई कितने घंटे करना चाहोगे? है। 13-14 आवर्स 13-14 आराम से करी जा सकती है। लोग 15-16 आवर तक भी चले जाते हैं। पीक टाइम जब आता है ना, तो जब सब चीजों में खो जाते हैं पूरी तरह से, दुनिया उनके लिए कुछ नहीं होती, बस एक ही काम होता है एनी टाइम। मैं जब शुरू में तुम्हें बताता था, तुम्हें बड़ा मतलब वो जोक लगते होंगे कि बाथरूम में जब नहा रहे हो तब भी टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो तब भी रिवाइज कर रहे हो, चल रहे हो तो भी रिवाइज कर रहे हो, कोई आवाज दे रहा है तो कह रहे हो हाँ, मतलब एकदम से कि क्या चल रहा है मन में, कि मेरे तो वो कॉकरोच की लाइफ साइकिल चल रही है, मेरे तो ये चल रहा है किस सेगमेंट में क्या था। इस लेवल पे आ जाओगे तो 16 आवर हो जाएगा। और अगर लास्ट के 3 मंथ्स में इस लेवल पे आ गए तो पूरा साल एक तरफ, लास्ट के 3 मंथ्स एक तरफ। तो इस लेवल पे सभी बच्चों को आना है, जिनका लेवल बन चुका है उनको भी, और जिनका अभी नहीं बना है, जिनको बनाना है उनको भी, सबको आना है। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है बेटा, खुल के सारी बातें बताया करो और आगे और ज्यादा स्ट्रेटेजिकली हम आपके साथ कनेक्टेड हैं। हाँ, मैं आज मतलब पहला ऐसा टाइम गया है जिसमें मैं डिरेल हो रहा हूँ काफी ज्यादा। मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जो अपना टाइम डिसाइड किया उससे 5 मिनट भी आगे हुआ, लेकिन आज 20 मिनट लेट चल रहा हूँ। तो थोड़ा सा हम लोग जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अब 11 मोस्ट क्रूशियल पॉइंट्स सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की जुबान से। अब मैं नहीं बोलूंगा, अब वो लोग ही बोलेंगे, क्वेश्चन मेरे होंगे बट वो बच्चे बोलेंगे। आ जाओ बेटा, दोनों आ जाओ, हर्ष स्वाति इधर आ जाओ। नीचे से पहले हर्ष है एएफएमसी पुणे, स्वाति है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के पास में अनंतागिरी हिल्स, और 3rd ईयर में आ चुके हैं दोनों। और क्योंकि इस रास्ते से ये लोग गुजरे हैं तो इनका एक्सपीरियंस है, उसमें से कुछ चीजें हम लोग भी निकाल लेते हैं, है ना। ये लोग क्या कहना चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन मेरे होंगे, आंसर इनके होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 11, जो अगले 3 महीने के लिए काम करने वाले 11 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे 11 टॉक्स में, ठीक है। तो हर्ष बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे होगा, लास्ट 3 मंथ्स और पूरे साल, इन दोनों का कोई आपस में कनेक्शन है क्या? देखो मैं मेरे केस का बताता हूँ। जैसे तुम में से जितने भी लोग होंगे, किसी का मतलब कुछ लोगों का कंप्लीट हो गया सिलेबस और कुछ लोगों का कोई ना कोई पार्ट बाकी है, ठीक है। मेरे केस में ऐसा था कि मेरा केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, तो केमिस्ट्री में टोटल आई थिंक अराउंड 28-26 ऐसे कुछ चैप्टर होंगे, तो उसमें से मान लो 15 अब कम हो गए बेटा, अब केमिस्ट्री बहुत कम हो गए, तुम्हारे टाइम में इतने थे, अब 19 हो गए ना। अब केमिस्ट्री में कितने चैप्टर है टोटल? 19 है ना, 10 और 9 इतने ही तो है। केमिस्ट्री में हटा दिया था ना सिलेबस बहुत ज्यादा, इनके टाइम में केमिस्ट्री ज्यादा थी। अच्छा, तो ये मान लो मेरा क्या था कि 15 चैप्टर पूरे इनकम्प्लीट थे, मैंने पढ़े ही नहीं, मतलब एक बार कभी वीडियो लेक्चर लिया होगा, उसके अलावा कभी नहीं पढ़े। तो वो मैं लास्ट के 3 महीने में वो मैंने करे, जो मेरा सिलेबस चल रहा था उसके अलावा लास्ट के 3 महीने। देखो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा आज मोटिवेशन आ गया, बढ़िया यार 10 दिन पढ़ते हैं, 90 डेज है, सिर्फ 90 डेज। मैं 1.5 ईयर पहले भी आया था, तुम में से काफी सारे लोग थे, मैं बता के गया था यार ऐसे पढ़ना है, ये पेपर देने हैं, ये सब करना है। तो उसको 1.5 साल हो गया, मैं 3rd ईयर में आ गया, 1st ईयर में मैं बोल के गया था। तो ये अब तुम लोगों को डिसाइड करना है कि तुम्हें 1 और साल अपना बर्बाद करना है, तुम्हें 90 दिन में निकाल देना है। और इतना ईजी है टास्क कि तुम अपने आसपास वाले बच्चों को देखो, तुम ये देखो कि मैं मतलब अब बनना ही चाहता हूँ, इस साल मुझे करना ही है, तो बस 90 डेज ही तो देने हैं। 90 डेज मतलब हर एक दिन तुम मार्क करो, अपना प्रॉपर शेड्यूल बना लो, और हर एक दिन तुम्हारा मार्क होना चाहिए कि आज का दिन मेरा वेस्ट नहीं गया। तुम्हारे 3-4 घंटे वेस्ट चले गए, मान लो कि तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करा, तुम सो गए, किसी और चीज में दिमाग मत लगाओ आसपास। मतलब ठीक है, घर वालों से बात कर ली, कहीं दोस्तों से तुमने बात करी, या कहीं तुम फोन वोन चलाने लग गए, ठीक है, मान लो, तो उस पर 3-4 घंटे और रिवॉल्व करेगा तुम्हारा, समझ रहे हो कि तुम 3-4 घंटे और उस पर तुम्हारा टाइम चला गया। तो लास्ट के 3 महीने बस ये करना है कि पूरे साल को इग्नोर करो, और लास्ट के 3 महीने जो तुम्हारे नोट्स हैं, जो तुम सॉल्व कर सकते हो टेस्ट, उस पर पूरा फोकस करो और मतलब क्रैक करो। लास्ट के 3 90 मंथ्स days। बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। लास्ट के 3 मंथ्स में तो मतलब इतनी स्पीड बन जाती है माइंड की। शुरू में तो कहते हैं ना कि एक चैप्टर को 10 दिन लेके बैठे होते हैं, लास्ट वाले टाइम में एक चैप्टर को 1 दिन में करते हैं, और जब एग्जाम का टाइम बिल्कुल करीब आ जाता है तब तो एक चैप्टर आधे घंटे में, 1 घंटे में होता है। और लास्ट में तुम्हें ऐसा भी लगता है काश 15 मिनट और मिल गए होते तो मैं 2 चैप्टर और निपटा देता। तो ये स्पीड कहाँ से आती है? ये स्पीड आती है अर्जेंसी से, और अर्जेंसी अब है, अर्जेंसी अब स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद बेटा स्वाति, तुमसे सेकंड क्वेश्चन मेरा है, क्या दूसरे बच्चों के साथ अपने आप को कंपेयर करना चाहिए?
नहीं नहीं, कंपैरिजन इज द किलर ऑफ हैप्पीनेस। कभी भी अपने आप को, स्पेशली लास्ट के जो मंथ्स होते हैं उसमें कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करो। हो सकता है किसी की मतलब पिकअप की पावर थोड़ी ज्यादा अच्छी हो, तुमसे थोड़ा ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा हो, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम नहीं कर पाओगे। 3 मंथ्स में जितना तुम कर रहे हो अपने पूरे एफर्ट्स डालते रहो, और प्लीज किसी से भी कंपेयर मत करो। कोई आगे हो कोई पीछे हो, किसी को भी मत देखो, अपने आप पे फोकस करो। मतलब अपना एडिशन, अपनी प्रोग्रेस, आपकी खुद की निक, इकोलॉजी में आजकल निक पढ़ाते हैं क्या? आपका खुद का खाने पीने की, रहने की जगह, काम करने की जगह, वो आपकी निश या निक जो भी बोलते हो आप लोग, वो कहलाती है। वो सबकी डिफरेंट होती है, हर किसी की निक डिफरेंट होती है। तो आपको अपनी निक में थ्राइव करना है भाई, आपको दूसरे की निक में घुस के थोड़ी थ्राइव करना है। कंपेयर मत करो, लेकिन अपना अपग्रेडेशन डेफिनेटली करो। निधि खोलना, बाहर की तरफ खोल देना, धीरे धीरे ध्यान से उस पे आ जाओ, चेयर पे। तो ये कंपैरिजन वाली बात ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स की जड़ कंपैरिजन है। तो हमें अपनी प्रॉब्लम क्रिएट ही क्यों करनी है? पहले भी बताया था ना, जब परिवार हो जाएंगे, शादियां हो जाएंगी, तब फिर कंपेयर अपने पीयर से, उनसे करने लगोगे, परेशानी में आओगे। अभी हो गए तुम्हारे साथ, तुम लोग कॉलेज जाओगे, आसपास लग रहा होगा कि मैंने तो ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, साइड वाले ने ये भी पढ़ लिया, उस चक्कर में तुम्हारी पूरी रात निकल जाएगी, तुम अगले दिन के लिए वो भी नहीं पढ़ पाओगे, और फिर तुम्हें लगेगा पेपर में मैं कुछ पढ़ के अपना डेवलपमेंट करते रहो, करो ही मत। कंपैरिजन दो नहीं टॉपिक कर रहे करना। हो तो तुम 2 टॉपिक स्ट्रॉन्ग करो अपने, बढ़िया एकदम। उसके बाद बेटा हर्ष, तुमसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मॉक टेस्ट की है, तुम्हारे चाहे पेपर नहीं हुए हो, मान लो कि ये मान लो कि तुमने अभी तक जितने मॉक टेस्ट नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं है, अब ये 1 महीने में सिलेबस खत्म करो, फिर लास्ट के जो लोग अभी से मॉक टेस्ट दे रहे हो और बढ़िया है, लेकिन जो लास्ट के 2 महीने में देंगे, एक तो दे रहे हो मॉक टेस्ट तो उसको फुल फोकस के साथ देना है, उसमें कहीं भी दिमाग नहीं जाना चाहिए तुम्हारा, गांठ बांध देना है बिल्कुल, कहीं तुम्हारा दिमाग नहीं जाना चाहिए कि तुम इधर की सोच रहे हो उधर की सोच रहे हो। वो जो तुम्हारे कितने 180 क्वेश्चन होते हैं ना, 180 क्वेश्चन तुम्हें याद होना चाहिए पेपर के बाद कि ये क्वेश्चन थे मेरे, मतलब ऐसा तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। और उसके बाद जब तुम उसका सॉल्व कर रहे हो, ऐसा होता है चाहे तुम अब कहीं नोट नहीं करोगे ना, लास्ट के 3 महीने या 2 महीने में जितने भी पेपर दोगे, तुम्हारी जो गलतियां होंगी ना, तुम अगर सीरियसली बैठ के उन्हें देखोगे पेपर के बाद, तो तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा कि तुमने नोट करा नहीं करा, वो तुम्हें नीट में याद आएगा, क्योंकि 4 एमसीक्यू होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं तुम्हारे पास, तुम्हें याद आ जाएगा मैंने ये गलती करी थी और ये सही आंसर। तो इस चीज का ध्यान कितने रखना। अटेम्प्ट में पेपर देना चाहिए? पेपर तुम्हारी मर्जी है, लेकिन 2 बेस्ट रहता है कि 2 बारी में दो। एक बारी में पूरा पेपर जो तुम्हें आ रहा है, चाहे मान लो कि तुम्हें बीच में 5 क्वेश्चन नहीं है, 6 क्वेश्चन नहीं है, लगातार छोड़ दो, उसमें दिमाग की मत वेस्ट करो, करना ही नहीं है टाइम वेस्ट। जो आता जा रहा है जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाओ, तुम्हें पेपर के लास्ट में लगेगा कि मैंने तो 1.5 घंटे में पेपर कर दिया। मैं पहले आया था तब मैंने बताया था कि मेरा पेपर 2 घंटे में हो गया था, और दूसरा अटेम्प्ट भी नहीं लगा मुझे कि पहली बार में मेरे सारे क्वेश्चन हो गए थे। वो भी नहीं करना क्योंकि मैंने कई गलतियां कर दी उसमें, लेकिन एक बार तुम करो अच्छे से, वो तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने कितनी जल्दी पेपर खत्म कर लिया, फिर दूसरी बार में जितने भी क्वेश्चन नहीं आ रहे, फिर आराम से बैठ के एनालिसिस भी कर लो, आराम से बड़े क्वेश्चन को हैंडल भी कर लोगे, तब तक तुम्हें एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, उसकी वजह से तुम्हारी मेमोरी में जो लेटेंट में जो चीजें हैं वो भी निकल के बाहर आ जाएंगी, है ना? जब तुम एकदम से करने की कोशिश करते हो ना, तुम्हारे अभी कॉलेज जाओगे उसमें भी ऐसा होगा कि कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा होगा, मान लो, मतलब ज्यादातर बच्चे पढ़ते नहीं है कॉलेज में, तो ऐसा ही होता है कि वो क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, तो वो लेकिन तुम पढ़ के गए हो वो चीज, ठीक है, ऐसा होता है कि तुम वो पढ़ के गए हो लेकिन याद नहीं आ रहा, उस टाइम पे टेंशन में वो चीज दिमाग में नहीं आती है, थोड़ी देर बाद दूसरा कोई क्वेश्चन करने लगते हो, एकदम से क्लिक करते हैं कि हाँ उस क्वेश्चन में वो था। हाँ, तो इस ये तुम्हें बाद में जो क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा ना फर्स्ट टाइम में, वो जब सेकंड टाइम में आओगे तो वो क्वेश्चन भी लेटेंट मेमोरी से निकल के आ जाएगा। इसलिए सेकंड अटेम्प्ट के लिए टाइम बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो तुम ध्यान रखो। तुम्हें अभी क्या यूज टू हो, तुम अपने पुराने पैटर्न से सारे लोग यूज टू हो, लेकिन जो यूज टू है वो तो वही है ना जहाँ पे था। बाहर निकलने का तरीका क्या है? नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को इवॉल्व करना होगा, तभी तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहलाओगे ना, तभी 25 लाख बच्चों में जगह। तो अपने आप को इस पैटर्न के लिए इवॉल्व करो ताकि नेक्स्ट टाइम से तुम इसमें मैक्सिमम स्कोर कर पाओ, ठीक है? नेक्स्ट बेटा तुम्हारे लिए स्वाति, क्या ओल्ड, इस पे मत रखना, इसको पकड़ लो, इस पे फिर दम की आवाज आएगी। क्या ओल्ड कंटेंट पे रिलाई करना चाहिए या नए कंटेंट ऐड करते जाना चाहिए? दोनों में से तुम्हारी क्या राय है? लास्ट टाइम पे हमेशा जो कंटेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसी पे ध्यान देना है, कोई भी नया कंटेंट गलती से भी नहीं उठाना है, ये चीज हर कहीं होती है, ठीक है? हम लोग अभी जैसे जा रहे हैं कॉलेज वगैरह में, हम लोग एक रात पहले पूरी इतनी मोटी मोटी किताबें जो होती है वो सारी रिवाइज कर लेते हैं एग्जाम से पहले। वो इसलिए होता है क्योंकि पूरे साल हमें पता है अगर हमने कोई नोट्स पढ़े हैं तो हम उसी नोट्स को रिवाइज करेंगे, हम किताब में खोल के कोई नया टॉपिक या फिर किसी नई तरीके से नहीं खोलेंगे, फिर कोई नई पीडीएफ मिल गई रात को एक रात पहले तो वो हम नहीं खोलने वाले, क्योंकि उससे कंफ्यूजन बढ़ता है। तो जो ऑलरेडी नोट्स हैं या फिर जहां से तुम्हें पता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक मैंने अपनी बुक में से यहाँ से पढ़ा था, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को उधर से ही पढ़ो, कोई नए सोर्स से कभी भी खोल के पढ़ने की बार कोशिश बार मत करो। रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करने का मतलब इम्प्रिंटिंग, और इम्प्रिंटिंग मतलब सक्सेस, इम्प्रिंटिंग का मतलब ही सक्सेस है। वहां तक पहुंच नहीं पाते, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इम्प्रिंटिंग के लेवल तक नहीं पहुंचते, और वही उनकी सक्सेस ना होने का रीजन बन जाता है। इम्प्रिंटिंग इसलिए नहीं हो पाती कि मल्टीपल बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है,
एक बार यहाँ से वन शॉट देखा, एक बार इसकी पीडीएफ देखी, एक बार मेरे नोट्स देखे, एक बार एनसीईआरटी देखी, रिवीजन, नंबर ऑफ रिवीजन 4 हो गए, लेकिन इम्प्रिंटिंग एक भी जगह से नहीं हुई। वो फ्यूटाइल एफर्ट है सारे। एक सोर्स रिलाई, भगवान मान लो, पत्थर को भी मान लो, पूजने लग जाओ, भगवान बन जाता है। एक नोट्स बनाओ 90% ओके, मैं तो इसको ही रिवाइज करूंगा, 100% वो तुम्हारा नोट्स भगवान बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा 30 साल पढ़ने के बाद ये सब चीजें सीखी, और अब ये बच्चे भी सक्सेस हुए, तो इनको भी पता लग गया कि क्या करना होता है। मेरे ना फिजिक्स के नोट्स पड़े होंगे यहीं पे, जो 11th क्लास के बनाए हैं। पढ़े। तुम लोग जितने भी अपने ऐप वगैरह से बना रहे होगे उसमें बहुत कंटेंट होता है। मेरे 11th के फिजिक्स के नोट्स देखना, यूट्यूब से बने हुए, जो फिजिक्स वाला ने पढ़ाया था, उसमें इतना कम कंटेंट है, लेकिन मैंने उसके अलावा कभी कुछ नहीं पढ़ा। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा, और वो नोट्स अगर तुम लोग देख लोगे तो अभी तुम जंप करने लगोगे। कुछ भी नहीं है इसके नोट्स में, लेकिन बिलीफ रखा, कंटेंट ही नहीं है, लेकिन वही रिवाइज करा है बार बार उसी को, और उसी पे क्वेश्चन बनाया। और ऐसा था कि नीट के टाइम जब गया था ना, तुम मान लो 30 चैप्टर फिजिक्स के 1 घंटे में रिवाइज, वो कॉपी ऐसे पलटती जा रही है बस। वो बार बार रिवीजन करने का नतीजा था, बार बार सेम सोर्स को रिवाइज करने का रिजल्ट होता है। और आप लोग अगर देखना चाहो तो रियली मेरे पास, मेरी उसमें सेल्फ में पढ़े हैं, एक बार हर्ष के 11th के नोट्स देख लेना, सबको कॉन्फिडेंस आ जाएगा नोट्स के मामले में। ठीक है, हाँ नेक्स्ट। हाँ बेटा, डेली टारगेट का हो गया, अच्छा ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हर्ष, डेली टारगेट वर्सेस एंड वीकली टारगेट, क्या डेली टारगेट और वीकली टारगेट होने चाहिए? अब 90 डेज है तो डेली टारगेट तुम्हारा सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं जैसे लास्ट में क्या था, लास्ट के 3 महीने में मैंने टेस्ट चालू कर दिए थे। लास्ट के 3 महीने में पहले महीने तो एक टेस्ट डेली का, फिर लास्ट के 2 महीने में 2 टेस्ट, और उसके साथ जितने चैप्टर रिवाइज हो सकते हैं तुम्हारे, 3 चैप्टर 4 चैप्टर। और जैसे ये वीक टॉपिक वाला है ना तुम्हारा, तो ऐसे तो मान लो कि तुम्हारा कुछ ऐसे होता है, जैसे टोटल कितने 80 चैप्टर्स हैं क्या, अब नीट में 82 है ना, तो उसमें से मान लो तुम्हारे 10 चैप्टर बहुत वीक है, तो वो चैप्टर तुम पूरे पढ़ लो, और जिस चैप्टर में थोड़े थोड़े टॉपिक वीक है वो टॉपिक रिवाइज करो। कैसे करो कि मान लो तुम दिन में 1 टेस्ट दे रहे हो, तो 3 चैप्टर रिवाइज करो कोई भी। अगर 3 चैप्टर तुम रिवाइज करते हो दिन के, तो 90 डेज में 3 बार तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा नीट का, 3 बार। और वो बहुत ज्यादा होता है, वो तुम्हारे इमीडिएटली क्लिक करेगा जैसे तुम पेपर। देखो, मॉक टेस्ट ज्यादा देने का बहुत बड़े एडवांटेज नहीं है जब तक कि आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हो। कोई कहता है कि, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने 6 महीने पहले मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए, लेकिन हमारे अंदर इंप्रूवमेंट लास्ट तक नहीं आया, सिर्फ हम 30-40 नंबर बढ़ा पाए। तो फिर इतने सारे मॉक टेस्ट देने का बेनिफिट क्या हुआ? इसका मतलब हम रियल जो जहाँ पे स्ट्राइक करनी थी उस चीज़ पे कर नहीं पाए, वीक एरियाज फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से हम उन वीक एरियाज में बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं और मार्क्स हमारे कट रहे हैं। कहीं कैलकुलेशन एरर हो सकती है, कहीं कंटेंट याद नहीं रहता, कहीं एग्जाम्पल याद नहीं रहते, कई बार रिवीजन नहीं करके जाते इसकी वजह से। लेकिन रीजन शुड बी नॉन टू यू, है ना, रीजन आपको मालूम होना चाहिए कि आज के टेस्ट में मेरा रीजन क्या था, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्फ बिलीफ का क्या रोल है बेटा स्वाति? ट्रस्ट इन योर सेल्फ, ठीक है, ये सबने सुना है, और ये अब बस बोलने की बात नहीं है, ये करना पड़ेगा। लास्ट के 3 महीने में अगर अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो पेपर के अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा। मतलब अगर तुम्हें खुद के नोट्स पे, मतलब अगर तुम्हें ये करना है कि वन सोर्स से मुझे पढ़ना है, तो उसमें भी तुम्हें अपने आप में बिलीव होना चाहिए कि जो मैंने जो किया है वो बेस्ट है, मैंने जो किया है वो बेस्ट है। ये फीलिंग नहीं आएगी तब तक काम नहीं होगा। मैंने जो किया है वो बेस्ट है, ये फीलिंग हमेशा होनी चाहिए। ऐसा सोचना नहीं है सिर्फ, ऐसा अपनी तरफ से बेस्ट देना भी है। करना, कहीं सोच लो मैंने कर दिया, इतना यही बेस्ट होना है। चाहिए और करना भी यही, हाँ। ठीक है। तो उसके अलावा बेटा हर्ष, एक मेंटेलिटी बन जाती है एक्चुअली, जब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आने लगते हैं, 2 तरह की मेंटेलिटी बनती है। हम जनरल लैंग्वेज में कह देते हैं कि कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ फॉलोअर्स होते हैं। एक दूसरे टर्म में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है तो हम कहते हैं कुछ क्विटर्स होते हैं, कुछ विनर्स होते हैं, या कुछ स्ट्रगलर्स होते हैं, कुछ क्विटर्स होते हैं, कुछ विनर्स होते हैं। ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करी जाती है। तो जैसे जैसे टाइम नजदीक अप्रोच करता है, 2 तरह की थॉट क्रॉप अप होती है हमारे माइंड के अंदर। क्विट करने का कोई बहाना ढूंढ ले, एक थॉट। दूसरी थॉट, जब आप ओवर पावर कर लेते हो पूरे मटेरियल को, तो फिर विनर वाली फीलिंग आ जाती है। तो क्विटर और विनर 2 मेंटेलिटी होती है। क्या जिनका सिलेबस कम हुआ है उनको क्विटर मेंटेलिटी आने से बेनिफिट होगा या विनर मेंटेलिटी से बेनिफिट होगा? मैंने जैसा अभी कहा कि जिनका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके 60 से कम चैप्टर हुए होंगे, मतलब 60 तो मिनिमम हुए होंगे 80 में से, है ना। 20 चैप्टर मान लो तुम्हारे बाकी हैं, तुम डेली का एक भी अगर उनमें से चैप्टर कर रहे हो ना, और तुम्हारे नोट्स तो सबके, हर किसी के हर चैप्टर के नोट्स बने हुए होंगे, एक ना एक बार तुमने वीडियो लेक्चर लिया होगा उस चैप्टर का। नहीं लिया, कोई चैप्टर ऐसा जो तुमने छुआ ही नहीं है, तो उसका 1 शॉट ले लो तुम, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा है कि जो तुम्हारे चैप्टर हो गए हैं, मान लो कि अब जैसे मैंने कहा कि 20 चैप्टर तुम्हारे नहीं हुए हैं, तो तुम जैसे मैंने कहा भी जो 3 चैप्टर के अलावा तुम उसमें से 1 चैप्टर या उसमें से तुम 5-6 टॉपिक कर रहे हो डेली के, तो उस हिसाब से तुम्हारा बहुत आराम से। नहीं, मेंटेलिटी के बारे में
वो यही है कि ऐसा है कि जो हार मान लेते हैं वो ये नहीं करते। Yes. वो सोचेंगे कि मैं 20 चैप्टर छोड़ देता हूँ, क्या ही हो जाएगा, लेकिन उससे फर्क तो पड़ेगा ना। फाइनल तुम जाओगे उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन जो मतलब जिसको पता है कि सिलेक्शन आराम से हो सकता है, ऐसा पहले से तुम दिमाग में मान के बैठ गए कि मेरे 20 चैप्टर नहीं हुआ, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, तो तुम नहीं पढ़ोगे। तुम्हारे 3 दिन खराब हो जाएंगे, 4 दिन खराब हो जाएंगे, फिर तुम एक दिन फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, फिर तुम सोचोगे कि फिर मेरे बाकी चैप्टर, फिर तुम्हारे 3-4 फिर विशियस साइकिल में चले जाते हैं। एक्चुअली जब हम थॉट को क्विटर मेंटेलिटी पे ले जाते हैं तो ये थॉट तो आती है कुछ समय के लिए, अल्टीमेटली तो काम ही करना पड़ता है, सबको पता है रेगुलरली करना ही पड़ेगा। उस टाइम पे हम 2-3 दिन इन आइडियाज में लगा देते हैं कि किस तरह से पेरेंट्स को कन्विंस करा जाए, किस तरह से इस प्रेशर से क्विट करा जाए। वो 2-3 दिन लगते हैं और अल्टीमेटली तुम्हें काम तो वो करना ही पड़ता है। तो वो 2-3 दिन की वजह से कंगाली में आटा गिला वाली बात हो जाती है। सिलेबस भी कम है और फिर 3 दिन खराब भी कर लिए, फिर तुम विशियस साइकिल में फंस गए, फिर दोबारा आएगी वो फेज। 10 दिन बाद वो दोबारा फेज आएगी, लगेगा अब नहीं हो सकता, लगेगा अब नहीं हो सकता। इससे बेटर है कि तुम विनर मेंटेलिटी बनाओ। तुम कहो कि होंगे मेरे 50 चैप्टर बाकी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास 90 दिन का टाइम है, 90 डेज में मैं अपना बेस्ट दूंगा या दूंगी। 90 डेज के अंदर कितने कर पाते हैं वो देखेंगे और उसी से सिलेक्शन लेके आएंगे, लेकिन 90 डेज रेगुलर काम जरूर करेंगे। ये होती है विनर मेंटेलिटी, है ना। ये होती है विनर मेंटेलिटी। जब आपके सामने थ्रेट बड़ा खड़ा हो फिर भी आप उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, और वो लोग जीत भी जाते हैं, वो लोग जीत भी जाते हैं जिनकी विनर मेंटेलिटी होती है। कैसा भी थ्रेट खड़ा है करेंगे। तो अब जब तुम नजदीक जाओगे तो धीरे धीरे हो सकता है कि तुम उस थ्रेशोल्ड को पार करके क्लियर कर जाओ, वरना तो कोई चांस है ही नहीं ना। अगर क्विटर मेंटेलिटी बना ली तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है। इसलिए टाइम को इस्तेमाल करना है। उसके बाद कभी वन शॉट से मैंने तुम्हें रिवीजन करने दिया? नहीं, वन शॉट से कभी रिवीजन मत करना, क्योंकि मतलब स्पेशली लास्ट के टाइम पे वन शॉट देखना सही था। अगर पूरे टाइम में तुमने मान लो किसी चीज का लेक्चर लिया था, उसके बाद तुमने सोचा इसे रिवाइज कर लेते हैं, वन शॉट देख लिया, लास्ट के जो मंथ्स होते हैं उसके अंदर कभी भी वन शॉट से रिवीजन मत करना। वो पैसिव स्टडी का मोड है और पैसिव स्टडी रिटेन नहीं रहती लास्ट तक दिमाग के अंदर। ठीक है, तुम्हें एक प्रॉपर इमेजिंग करनी होती है। हमारा जो ब्रेन होता है वो फोटोग्राफिक मेमोरी पे ज्यादा अच्छे से काम करता है, और हमें वो फोटोग्राफिक मेमोरी अपनी नोट्स के लिए बनानी है, ताकि तुम्हें पता चले अब कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ था। तुम इम्प्रिंटिंग, वही बात आ रही है। जितनी ज्यादा फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, जितना ज्यादा रिवीजन होता है, उतना अच्छा डिलीवरी हो पाती है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो हमें ऑब्वियसली हमारे एक सोर्स पे ध्यान देना है और पैसिव स्टडी में नहीं पढ़ना। बिल्कुल। वीक एरिया फिक्सेशन के बारे में क्या कहना है बेटा? एक थोड़ा सा काम हमने भी किया है, अभी एक सीट बनाई है, मैंने तुम्हें बताया भी था। यही जो मैंने बोला, डेली का जो तुम्हारा टारगेट है, उसके अलावा एक टॉपिक या एक चैप्टर जितना तुम कर सकते हो, आधा चैप्टर, जो सबसे वीक चैप्टर हो तो तुम्हें पूरा पढ़ना है दोबारा अपने नोट से। तो या तो तुम हर दिन उसको मतलब एक दिन के हिसाब से एक चैप्टर कर लो, या एक दिन में आधा, अगले दिन में आधा। या किसी में ऐसा होगा कि मान लो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तुम्हें एक्सेलरेशन और मान लो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये 2 टॉपिक नहीं आते, तो ये 2 टॉपिक होने 15 मिनट लगेंगे, हार्डली 15 मिनट में खत्म कर लो उसी दिन। बस एक चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया, तुम्हारे दिमाग से बर्डन चला जाएगा। और क्वेश्चन कर लो उस पे, 30 क्वेश्चन की ऑफलाइन डीपीपी मांग लो, तो उससे तुम अपने आप का इवेल्युएशन, सेल्फ इवेल्युएशन करके काम कर लोगे। और फिर ट्रस्ट रखो, फिर विश्वास रखो कि भाई काम हो गया। ठीक है, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, वो तुम्हें जिता देता है हमेशा। उसके बाद बेटा बात है, एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है, कुछ आपके फ्रेंड्स, कुछ आपके पीयर्स, कुछ मोटिवेट करने वाले भी होते हैं, कुछ डिमोटिवेट करने वाले भी होते हैं, कुछ आपको ये कहते हैं कि ये अब नहीं हो सकता, तब नहीं हो सकता। डिमोटिवेटर्स का क्या करना है? टॉक्सिसिटी से जितना भी हो दूर ही रहो। ये आज की बात नहीं है सिर्फ, ये आगे भी बहुत ज्यादा काम आएगी, स्पेशली मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा काम आती है। अगर तुम्हें ये लगता है कोई इंसान तुम्हारी किसी चीज में हेल्प नहीं कर पा रहा और तुम्हें हमेशा डिमोटिवेट करता है कॉन्स्टेंटली, स्पेशली अभी तुम्हारे लास्ट के टाइम पे कोई तुम्हारा हो सकता है बहुत क्लोज फ्रेंड भी हो, बट लेकिन वो तुम्हें नेगेटिविटी दे रहा है, तो तुम उसे कट ऑफ कर दो। कोई जरूरत नहीं है दोस्तियां निभाने की, ठीक है, आगे और भी दोस्त बनते हैं, पर लेकिन जो नेगेटिव लोग हैं उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ करना स्टार्ट कर दो, ताकि तुम्हारा ऑरा पॉजिटिव रहे, ताकि तुम अपने आप पे बिलीव कर पाओ। क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो तुम्हें अपने आप पे क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देते हैं, वो चीज हमें नहीं चाहिए लास्ट के टाइम पे। बिल्कुल। तो नेगेटिविटी से जितना दूर रह सको उतना दूर रहो, चाहे वो कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव भी, दोस्त भी, कोई भी हो सकता है। कोई कह सकता है कि ये क्या हुआ, ये तो क्या कर पाएगा, कर पाएगी, कैसे होगा। अरे इररिलेवेंट है, उनका फील्ड ही नहीं है, उनको काम ही नहीं करना है, काम तुम्हें करना है, अपना सेल्फ अपग्रेडेशन करना है। तो ऐसे लोगों को या तो दूरी बनाओ और अपना काम करने लग जाओ। ठीक है। और बेटा लास्ट पॉइंट, 11th पॉइंट आ गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेल्फ स्टडी एंड रोल ऑफ एनी काइंड ऑफ सिस्टम इन योर नीट प्रिपरेशन? रोल देखो, अब तुम जब सेलेक्ट हो जाओगे तब तुम्हें समझ आएगा। ये ऐसा होता है कि जब कर रहे हो तो तब तुम्हें लगता है यार अब सर ने ये बोल दिया, मेरे केस में तो पापा बोल देते थे ये कर ले, तो मैं कहा कर लेंगे, क्या ही हो जाएगा, इससे क्या सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे करते जाओगे ना, तुम सिलेक्शन के बाद खुद यही बातें बोलोगे जो मैं बोल रहा हूँ। अभी जितनी भी अपन ने बातें करी वो सारा यही एक्सप्लेन कर रहा था कि रोल क्या है तुम्हारी सेल्फ स्टडी, और तुम जो सिस्टम में बैठे हो उसका क्या रोल है। लास्ट के देखो अब 90 दिन है, तुम्हें ये कहना चाहूंगा, तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तुम मुझे कॉल कर लो, किसी टाइम कर लो,
पापा के पास आओ, मेरे से बात करा देंगे, तुम्हें किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, तुम पढ़ाई करते-करते मान लो तुम 90 दिन है, तुम 10 दिन पढ़ाई करे, तुम्हारा 11वें दिन मन नहीं करा, मेरे से बात कर लो, मैं अब चला जाऊँगा वापस छुट्टी 15 तारीख को वापस कॉलेज चला जाऊँगा। लेकिन पहले भी मैं कह के गया था कि जब मन करे तुम कॉल कर लिया करो, ताकि तुम्हें ऐसा लगे बड़े भाई की तरह कि कोई तुम्हें गाइड कर दे, ठीक है? बाकी अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 90 डेज़ है तुम्हारे पास, पूरी मेहनत लगा दो और किसी भी एक पॉइंट पे ये मत सोचना कि मेरे से नहीं होगा, यही तुम्हारी मेंटालिटी होनी चाहिए कि मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा, ठीक और है? सेल्फ स्टडी ही तुम्हें जिताएगी। हाँ, तुम्हारे Self study पे आ नोट्स, जाओ। तुम्हारा रिवीजन, तुम जितने पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, वो चीज़ तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोगों ने अपनी गट फीलिंग से जो भी आप लोग यहाँ पे गाइड कर सकते थे, वैसे तो बच्चे सारे अवेयर हैं, बच्चों ने सब चीज़ें इनको मालूम है, लेकिन इस तरह के सेशंस का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। जो चीज़ें हमें मालूम भी है ना, उनको बार बार रियलाइज़ करना पड़ता है। हमें मालूम बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे पास ब्रेन में कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उन सारी चीज़ों को सरफेस अप करके ऊपर लेके आना पड़ता है, जो मोस्ट रेलिवेंट है इस क्रूशियल टाइम में। इसीलिए ये सेशन डिजाइन किया गया आज का। लास्ट में हमारे साथ हितेन था, आज 2 दूसरे सिलेक्टेड बच्चे हैं। आगे जब हमारे सेशन होंगे नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड, तो यहाँ से कई बच्चे हमारे होंगे। कई बार ऐसा भी होगा 5-5, 6-6 बच्चे यहाँ गाइड कर रहे होंगे और हमें शायद थोड़ा कम ही बोलना पड़े, है ना? तो ऐसा वक्त आएगा, उस दिन मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा कि अब बच्चे बोल रहे हैं, अब मुझे नहीं बोलना पड़ रहा है। लेकिन वो सिस्टम हम जरूर बनाएंगे जिसके अंदर हमारे बच्चे इतने कैपेबल होंगे कि वो इस तरह के सिस्टम्स को रन कर पाए। तो बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू। आप लोगों को भी मुंह मीठा जरूर कराऊंगा। ये चलो, अरे वो इतने बड़े नहीं हुए हो, बच्चे ही हो। चलो, अब थोड़ा सा 10 मिनट अभी भी लेट है। अब देखो, एक सबसे बड़ी बात आज की ये है कि एक छोटा सा अनाउंसमेंट है और फाइनली हम सम अप करेंगे।